हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आप सभी विद्यार्थी कक्षा 11वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ बाकी दूसरी कक्षा के विद्यार्थी दूसरी कक्षाओं के विषय पढ़ रहे हैं, और यह सभी संभव है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहां पर हिंदी माध्यम की आपकी पूरी किताबें एक एक प्रश्न, एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बेसिकली इस कोर्स के लिए आपको कहीं पर कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप 2 या 3 वीडियो देखने के बाद इतने पैसे दीजिए या उतने पैसे दीजिए। इन शॉर्ट हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे प्रायिकता के लेक्चर के बारे में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे सवालों के बारे में। सवाल होंगे बहुविकल्पीय सवाल, जिन्हें एमसीक्यू कहा जाता है। और बहुविकल्पीय सवाल इसलिए जरूरी है कि ये परीक्षा में तो 1-2 नंबर के आते ही हैं, साथ ही साथ अब सीयूईटी होने वाला है, तो वहां पर भी ये सवाल कॉन्सेप्ट बूस्टर की तरह आपके काम करेंगे। मतलब परीक्षा में इनके इसमें से सवाल आए ना आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वहीं पर सवाल आपको बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रायिकता के बारे में, और प्रायिकता के बहुत से सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। तो पहला सवाल है, पहला प्रश्न, 52 ताशों की गड्डी से वापिस रखते हुए एक एक करके 2 ताश निकाले जाते हैं, दोनों के इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है? हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन यहां पर भी हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी एक विकल्प को ऑप्शन में लिख सकते हैं कि सर ये हमारा जवाब होगा, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर प्रश्न में 52 पत्ते हैं। अब चूंकि 52 पत्ते भिन्न है, कोई बात नहीं, और 52 पत्तों में 4 पत्ते ऐसे होते हैं जो इक्के हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि 52 में से एक पत्ता निकाला, इक्का निकला, ठीक है, देख लिया, ठीक है, नहीं निकला कोई बात नहीं, उसे वापस रख दिया। बेसिकली 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापना, दूसरा होता है बिना प्रतिस्थापना। ये जो काम यहां पर हो रहा है प्रतिस्थापना हो रहा है। प्रतिस्थापना मतलब जो कार्ड आपने निकाला उसे वापस पत्तों में रख दिया। सर अगर बिना प्रतिस्थापना होता तो जो कार्ड हम निकालते वो हमारे पास रह जाता, तो 52 में से एक पत्ता हमेशा के लिए हट जाता, तो बच जाते 51 पत्ते। चलिए पहले इस सवाल को हल करते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि यदि यहां पर बिना प्रतिस्थापना होता तो क्या होता। सबसे जरूरी बात यहां पर यह कि कुल पत्ते 52 हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब इन 52 पत्तों में इक्के कितने? तो इक्के हुए 4, है ना। तो अगर 52 में से 4 इक्के हैं तो एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी है? एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 4 इक्के, कक्षा 10वीं 9वीं की प्रायिकता की परिभाषा कि अगर आपके पास 4 इक्के हैं और 52 अलग अलग पत्ते हैं तो एक इक्का आने की प्रायिकता 1/13, लेकिन ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं है। तो फिर हमने गलत किया? नहीं, उन्होंने ये बोला कि आपके पास 52 पत्ते थे। कितने पत्ते थे? 52 पत्ते। 52 में से एक पत्ता आपने निकाला, इक्का आया, इस पत्ते को वापस रख दिया जाए तो दूसरी बार इक्का निकालेंगे तो दूसरी बार इक्का आने की प्रायिकता भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि पहली बार जब 52 पत्ते थे हमने एक इक्का देखा, आया, प्रायिकता 1/13। दूसरी बार भी 52 पत्ते रहेंगे ना, क्योंकि जिस पत्ते को निकाला उसे वापस रख दिया, तो यह तो पहली बार है, ठीक है। और दूसरी बार में इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरी बार में इक्का आने की प्रायिकता, तो दूसरी बार में इक्का आने की प्रायिकता वो भी 1/13। देखिए अब याद कीजिए गुणन नियम को। गुणन नियम क्या कहता था? मतलब हमने प्रायिकता का गुणन नियम नहीं पढ़ा, लेकिन क्रमचय संचय का गुणन नियम पढ़ा है कि यदि ए काम है जिसको करने के m तरीके हैं, दूसरा बी काम है जिसको करने के n तरीके हैं, और हमें दोनों काम करवाने हैं, ए और बी,
तो कुल तरीके हो जाएंगे a गुणा b या m गुणा n। वो कॉन्सेप्ट प्रायिकता में भी लगा सकते हैं कि पहला इक्का आने की प्रायिकता 1/13, दूसरा इक्का आने की प्रायिकता 1/13, तो दोनों इक्के आने की प्रायिकता 1/13 गुणा 1/13 कितनी हो जाएगी 1/169। और यह विकल्प में है, विकल्प नंबर फर्स्ट। यहां पर प्रतिस्थापना शब्द काफी इंपॉर्टेंट था। प्रतिस्थापना करके यहां पर ये निकाला गया वापस रखते हुए, मतलब आपने इस कार्ड को निकाला, उसे वापस रख दिया उसका फोटो देख के। अगर यहीं पर ऐसा होता कि प्रतिस्थापना नहीं होती, अगर बोला जाता कि आप एक कार्ड निकालेंगे, उस कार्ड को देखा कि इक्का है या नहीं और फेंक दिया, ठीक है, अब इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, ये सेकंड सवाल हो सकता है इसी में। तो यहां प्रायिकता पूरी तरह से बदल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं आप लोगों को एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास 52 पत्ते थे, कितने 52 पत्ते, 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला। अब इस एक पत्ता की इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, तो इस एक पत्ते के इक्का आने की प्रायिकता कुल मिलाकर होगी 4/52। 4/52 मतलब 1/13। यह पहला केस है। अब इस पत्ते को जो भी आपने निकाला उसे फेंक दिया। क्या किया, फेंक दिया। तो अब यहां कंडीशन ये होगी कि आपने जिस पत्ते को फेंका है, क्या वो इक्का था, पता नहीं, क्या वो इक्का था, पता नहीं। तो इसके बाद अगर इस पत्ते को फेंक दिया बाहर, वापस 52 पत्तों में नहीं रखा, यह बिना प्रतिस्थापना वाला केस है। मतलब सवाल अपना हल हो चुका है, अपन दूसरा केस कर रहे हैं कि वहां पर प्रतिस्थापना अगर नहीं होती, तो अगर प्रतिस्थापना नहीं होती तो हमें यह चेक करना पड़ता कि ये जो पत्ता हम फेंक रहे हैं वो इक्का है या नहीं है। जैसे मान लीजिए एक पत्ता आपने देखा वो पान का इक्का था, अब इसे फेंक दोगे तो इक्के रह जाएंगे 3, बात तो सही है। अगर मान लीजिए वो ये जो पत्ता फेंका गया वो पान का गुलाम था, तो अब आपके पास इक्के अभी भी 4 है क्योंकि आपने पान के गुलाम को फेंका है। तो अगर बिना प्रतिस्थापना वाला कॉन्सेप्ट होगा ना तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। अपन यही समझ लेते हैं, इससे ज्यादा अपने को हल नहीं करना। लेकिन अगर बिना प्रतिस्थापना वाला होता तो हम केसेस लेकर सॉल्व करते कि जो पत्ता फेंका गया है वो कौन सा है। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहां समाप्त। दूसरा क्या कहता है, दो पासे साथ साथ एक बार फेंकने पर उन पर अंकों का योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी है। अब आपको आपने मतलब बेसिकली ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए कि हमने दो पासे एक साथ फेंक दिए। पासे समझते हो आप लोगों ने, लूडो गेम खेला होगा। लूडो गेम में जो फेंका जाता है ना पासा, वही पासा होता है। मोबाइल में वो गेम बड़ा फेमस भी है। तो उस ऐसे दो पासे एक साथ फेंके गए, तो एक पासे पर जैसे मान लीजिए 1 आया, दूसरे पासे पर 4 आया, तो 1 और 4 का योग कितना, 5। तो हमें दोनों पासों पर जो योग है वो 7 या 7 से ज्यादा चाहिए। क्या बोला है, अच्छा योग 7 से अधिक चाहिए, 7 नहीं 7 से अधिक, मतलब 8, 9, 10, 11 और 12। जो दो पासे को फेंकने पर योग है वो 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पासा 1 फेंका और पासा 2 फेंका, तो दोनों पासे को फेंकने से जो योग है, जैसे मान लीजिए ये पासा ए है, ये बी है, तो ए और बी पर जो अंकों का योग है वो 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 या 12 हो सकता है। इसकी प्रायिकता कितनी है? तो सबसे जरूरी बात है कि यदि हम दो पासों को फेंकेंगे तो कुल हमारे पास 36 अलग अलग केसेस आएंगे। 36 अलग अलग तरीकों से हम चीजों को देख सकते हैं। 36 अलग अलग तरीके कैसे, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था और अपन इसको याद भी रख सकते हैं। कक्षा 10वीं से करते आ रहे हैं कि दो पासों को अगर फेंका तो 36 अलग अलग तरीके आएंगे या फिर 36 प्रतिदर समष्टि के 36 अवयव होंगे। इसके लिए फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं कि यदि हम n पासों को फेंके तो 6 की घात n अलग अलग अवयव आते हैं। तो यहां पर n की जगह 2 है तो 6 की घात 2 मतलब 36। तो ये खैर मुद्दे की बात नहीं, 36 तरीके हो गए। अब 7 से ज्यादा योग कब आएगा? तो दो पासों को फेंकने पर जो योग है उसको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, 2 लिख दीजिए, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 के बाद वापस उल्टा, उल्टा गणित मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और 12।
इनके आगे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। सो फाइनली आपको योग 7 से ज्यादा चाहिए, मतलब 2 और 12 एक एक बार आएंगे, 1 और 11 दो दो बार योग आएंगे, 4 और 10 तीन तीन बार आएंगे। तो अगर आपको 7 से ज्यादा योग चाहिए तो 8 आया 5 बार, 9 आया 4 बार, 10 आया 3 बार, 11 आया 2 बार और 12 आया 1 बार। तो वांछित तरीके कितने हुए? वांछित मतलब जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। तो वांछित तरीके सीधे सीधे हमारे पास हुए 5 4 9 9 और 1 10 और 5 15, सो 15। प्रायिकता क्या होगी? वांछित तरीके बटा कुल तरीके, है ना। प्रायिकता क्या होती है? वांछित तरीके डिवाइडेड बाय कुल तरीके। वांछित तरीके 15, कुल तरीके 36। तो 15 को अगर 36 से काटोगे भी, 5 से 3 से काट सकते हैं तो 5/12 ऐसा किसी विकल्प में है। 5/12 ऑप्शन नंबर 3। यहां 5/36 है, जल्दबाजी में गलत मत लगा देना। ऑप्शन नंबर 3 5/12 आपका सही जवाब है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा योग यहां ऑब्जर्व आप कर सकते हो, सबसे ज्यादा योग 7 आता है जो कि 6 बार आता है। सबसे कम योग 2 और 12 आता है। 2 कब बनेगा? जब इस पर भी 1 हो और इस पर भी 1 हो, और ये सबसे छोटी संख्या है क्योंकि 2 पासों पर हम जब फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर, मतलब ये इन संख्याओं से लेकर कुछ भी आ सकता है। तो 1 अगर दोनों पे आ गया तो सबसे छोटी संख्या योग बनेगी, और अगर सब पे दोनों पर 6 आ गया तो वो 12 होगा, जो कि 2 बार एक ही बार हो सकता है। तो खैर, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 यहां पर समाप्त। एक थैले जिनमें से, या एक थैले में से 3 काली और 4 सफेद गेंदें हैं, एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है? बड़ा ही सिंपल सवाल है। क्यों सिंपल सवाल है? क्योंकि आपके पास 3 काली और 4 सफेद गेंद है, आपको एक सफेद गेंद निकालनी है। कक्षा 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं वाला सवाल है तो यार, है ना। तो कुल गेंदें कितनी हुई? कुल गेंदें हुई 7, उसमें सफेद कितनी है? सफेद है 4। तो यहां से जवाब मिल जाना चाहिए प्रायिकता एक सफेद गेंद आने की। किसकी? सफेद गेंद आने की। तो सफेद गेंदों की संख्या 4, कुल गेंदें 7। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे सवाल है, हालांकि कभी कभी बीच में आ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े सवालों के बीच एक छोटा छोटा सवाल आना चाहिए। ए तथा बी क्रमशः एक सिक्का उछालते हैं। सुनना, जो पहले शीर्ष प्राप्त करता है वही जीतता है। यदि ए प्रारंभ करता हो तो उसके जीतने की प्रायिकता कितनी है? बढ़िया गेम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोस्त नंबर 1 दोस्त नंबर 2। ये दोस्त नंबर 1 है जिसका नाम है ए, ये दोस्त नंबर बी है जिसका नाम है बी, है ना। दोनों अलग अलग दोस्त हैं, दोनों के हाथ में एक एक सिक्का है, दोनों के हाथ में एक एक कॉइन है, और दोनों के बीच जंग लगी है कि कौन पहले एक सिक्का निकाल कर लाएगा। ठीक है, जो सिक्का निकाल कर लाएगा वो जीतेगा। ये कुछ उनकी हेयर स्टाइल हो सकती है। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध चलेगा, ए और बी के बीच, ये ए और ये बी। केस ये है कि जिसको पहले हेड आएगा वो जीतेगा, जिसको पहले हेड आएगा वो जीतेगा, है ना। तो शुरुआत ऐसा है कि ए शुरू करता है सिक्का उछालना। जैसे हो सकता है कि भाई साहब अब एक सिक्के को उछालेंगे, आपको पता है कि एक सिक्के को उछालने से या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है ना। हेड का मतलब शीर्ष होता है, टेल का मतलब पट्ट होता है। तो आपसे यह बोला गया, या चित्त पट्ट, चित्त बोलते हैं, शीर्ष नहीं चित्त बोलते हैं यार, शीर्ष नहीं, शीर्ष तो अपन परवलय में लिखते हैं, इसे चित्त बोलते हैं, है ना, चित्त। तो भाई साहब ऐसा है कि जिसको पहले चित्त आएगा वो जीतेगा। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ए ने शुरुआत की, उसे हेड आया, गेम खत्म। अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फिर ए ने शुरुआत की, मतलब ए, मान लीजिए ए ने शुरुआत की, हेड आया, वो जीत गया।
ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास टेल आ जाए तो वो हार जाएगा, मतलब हारेगा नहीं, फिर बी के पास कहानी जाएगी। तो बी के पास हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। अब ऐसा हमें ए को जिताना है तो बी के पास टेल आना चाहिए। फिर दूसरे बार में कहानी किसके पास पलट के आएगी? ए के पास पलट के आएगी। तो फिर ए जीत जाएगा। अगर हेड आया तो टेल आया तो फिर बी के पास सिक्का जाएगा, बी को टेल आना चाहिए, तब जाके ए की बारी आएगी। फिर अगर उसके पास हेड आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बी के पास कहानी जाएगी, उसके पास टेल आना चाहिए, तब जाके ए जीतेगा। हमारा काम है कि ए को शुरुआत कराना है और ए को जिताना है। सवाल समझ लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है ना। सवाल मतलब काम ये हमारा कि हमें ए के साथ शुरुआत करा के ए को जिताना है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले अपन ए और बी के चांसेस लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना, ये ए है और ये बी है। तो मान लीजिए ए शुरुआत करता है तो ए के पास हेड आता है, तो बी के पास तो चांस जाएगा ही नहीं, कोई जाए मतलब बी के पास तो चांस गया ही नहीं फिर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ए के पास टेल आया, ए के पास टेल आया। अगर ए के पास टेल आया तो फिर बी की बारी आएगी, क्योंकि जो जिसके पास पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो अगर पहले हेड आ चुका ए के पास पहले वाले केस में तो वो तो जीता। अगर पहले टेल आ जाता ए के पास तो बी के पास सिक्का जाता। अगर बी के पास सिक्का जाता, हमें जिताना किसको है? ए को। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बी के पास मिले टेल। बी के पास क्या मिले? टेल। तो बेसिकली बी के पास यहां दो चीजें मिल सकती थी, हेड और टेल। बी के पास यहां हेड और टेल दोनों मिल सकते थे। हमें क्या चाहिए? टेल, क्योंकि अगर हेड आ जाएगा तो बी जीत जाएगा और हमें प्रश्न के अनुसार वो नहीं चाहिए, ए को जिताना है। तो बी के पास टेल आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे केस में, इसी केस में, तीसरा नहीं, इसी केस में ए के पास हेड आना चाहिए। तो अब सीक्वेंस को समझो, ए कैसे कैसे जीत सकता है ना। सीक्वेंस को समझो, ए कैसे कैसे जीत सकता है। ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता, अगर ए शुरुआत करता है तो ए के पास आ जाना चाहिए हेड। क्या ऐसा लिख दूं? ए के पास आ जाना चाहिए हेड, है ना। या ए के जीतने की प्रायिकता नहीं निकालते पहले, ए के जीतने के तरीके, प्रायिकता तो निकालते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद अगर ए के पास हेड आ जाएगा तो ए जीत जाएगा। लेकिन यदि ए के पास टेल आ जाता है तो दूसरे वाले केस को हमें जोड़ना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास टेल आ जाए और उस केस में बी के पास भी टेल हो और फिर ए के पास हेड आए। क्योंकि गेम कैसा चल रहा है? गेम ऐसा चल रहा है कि ए उछालेगा, जीतेगा या हारेगा। जीतेगा, नहीं जीता तो बी के पास सिक्का जाएगा, बी उछालेगा, जीतेगा या टेल आएगा, टेल आएगा तो ए के पास सिक्का आएगा, फिर ए उछालेगा। अभी ए जीता तीसरी बार में, मतलब ए अपने दूसरे चांस में जीता। ऐसा भी हो सकता है कि ए दूसरे चांस में ना जीते, मतलब ऐसा भी संभव है कि ए ने सिक्का उछाला, उसे टेल मिला, फिर बी ने सिक्का उछाला, उसे टेल मिला, फिर ए ने सिक्का उछाला, उसे टेल मिला, फिर बी ने सिक्का उछाला, उसे टेल मिला और फिर ए को हेड मिला। ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि ए सिक्का उछाले, उसे टेल मिले, बी को तो हमेशा टेल ही दिलाना है। क्यों? क्योंकि बी को हराना है। बी को क्यों हराना है? क्योंकि सवाल में बोला है हमारी बी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। ए के पास सिक्का आए 7वीं बार, मतलब चौथी बार में ए के टर्न में आए। और ऐसा कब तक चल सकता है? तो ऐसा चल सकता है जीवन भर। जीवन भर मतलब ये कहानी अनंत तक जा सकती है। क्लियर है? अभी मेरी बात सुनना। ए के सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है? ए के सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है? अपन दोनों प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता किस बात की? कि ए के पास आ जाए हेड, ए के पास हेड आ जाए, इस बात की प्रायिकता।
तो ए के पास एक सिक्का है, उस सिक्के पर या तो हेड आता है या टेल आता है। एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 है ना। उसी तरह यही प्रायिकता आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, इस बात की प्रायिकता कि ए के पास टेल आ जाए, इस बात की प्रायिकता कि ए के पास टेल आ जाए, ये भी 1/2। इस बात की प्रायिकता कि बी के पास टेल आए, क्योंकि आपको बी के टेल की प्रायिकता चाहिए, वो भी 1/2। देखो ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग सिक्के लेके बैठे हैं, तो अगर ए उछालेगा तो हेड और टेल दोनों में से दोनों की प्रायिकता समान 1/2 1/2। बी उछालेगा तो भी प्रायिकता 1/2 हेड की और टेल की। अब आपको चाहिए कि ए जीतना चाहिए, तो इन सभी की प्रायिकताएं रख दो। देखिए ए के जीतने की प्रायिकता, क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। सबसे पहले ए के पास हेड आए, उसकी प्रायिकता 1/2 प्लस, अगर ना हो तो ए के पास टेल आए, बी के पास टेल आए, ए के पास हेड आए, और तीन चीजें हो, 1 2 3, तीनों की प्रायिकता 1/2 1/2, तो आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। उसके बाद 1 2 3 4 5, इन पांचों की प्रायिकता 1/2 1/2 है, तो ये प्रायिकता हुई 1/2 की घात 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 1/2 की घात 7। ऐसे लेकर कहां तक, तो ऐसे लेकर बोले जब तक ये गेम चले। अगर ए और बी अजर अमर है तो वो अपनी जिंदगी भर यही गेम खेलते रहे, तो आपको जो प्रायिकता चाहिए वो ये चाहिए। कौन सी प्रायिकता चाहिए, एक बार फिर से देख लो, 1/2 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 7, ऐसे लेकर अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। अब आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूं। सूत्र क्या है, सूत्र है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। क्या था, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। याद है क्या अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखो ध्यान से। ये जो लिखा है ना 1/2 प्लस 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 5, पहले वाले 1/2 में 1/2 की घात 2 का गुणा किया गया है, फिर उस इसमें फिर 1/2 की घात 2 का गुणा किया गया, फिर 1/2 की घात 2 का गुणा किया गया। तो वास्तव में यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें पहली संख्या में किसी संख्या का गुणा करके आगे बढ़ाया जाए, अशून्य संख्या का, तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। और ये कहां तक जा रही है, ये अनंत तक जा रही है। कहां तक, अनंत तक, ठीक है। इसमें सर्वानुपात कितना है, सर्वानुपात मतलब वो संख्या जिसको पहली संख्या से गुणा कर अगली संख्या मिली, तो 1/2 में 1/2 की घात 3 गुणा करने के लिए आपको 1/2 का वर्ग गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर आर जो कि सर्वानुपात है, कॉमन रेशियो, वो मिलता है 1/2 की घात 2, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, और ए मतलब प्रथम पद 1/2, तो ऐसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है, जो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, a प्लस ए आर का वर्ग प्लस, ऐसे लेकर अनंत तक जाते हैं, जहां पर a कुछ भी हो, लेकिन r जो है वो -1 और 1 के मध्य रहना चाहिए। -1 और 1 के मध्य मतलब 1 से छोटा, -1 से बड़ा। आपके सामने जो r है यहां पर, वो माइनस या 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग 1/4 होता है। 1/4 सदैव 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। तो ये जो चीज है वो फाइनली a/1 माइनस आर, दैट इज 1/2, 1 माइनस 1/2 का वर्ग, क्योंकि r की जगह 1/2 का वर्ग है, a की जगह 1/2, सो इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो यहां पर और यहां पर 1 माइनस 3/4,
तो ये तो 1/4 और यहां पर 1 - 3/4 नहीं 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। सो बेसिकली ये कटा आपस में, तो यहां से मिलेगा 2/3। दैट इज द फाइनल आंसर। कौन सा? 2/3। तो इस प्रकार से आपका जवाब 2/3 ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बढ़िया सवाल है। मैंने कहा है कई बार कि कक्षा 11वीं में हम जो भी सवाल कर रहे हैं वहां पर सवाल ऐसे होते हैं कि एक ही प्रश्न में, प्रायिकता के प्रश्न में गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट लगा। ऐसा होता है? होता है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हमने देखे हैं जहां पर इनका प्रयोग हमें करना पड़ता है। खैर, क्या ये सवाल क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि ए अगर शुरुआत करेगा तो ए का जीतने का तरीका ऐसे ऐसे ही हो सकता है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। फिर प्रश्न नंबर 3 काफी प्यारा था, 4 काफी प्यारा, 3 तो सिंपल था। एक चौथा सवाल, 2 संतुलित पासे एक साथ फेंकने पर उनके ऊपरी फलकों पर आने वाले अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता कितनी है? तो 2 पासे एक साथ फेंके हैं और अंक आना चाहिए 9। आपको पता है जब 2 पासों को फेंका जाता है ना, तो 2 पासों को फेंकने पर कुल तरीके आपको कितने मिलते हैं? तो अपन याद कर चुके हैं कि 36 होते हैं। फॉर्मूला हमें याद हो गया अब तो, ठीक है। अब योग आना चाहिए 9, तो आप लिखो कि योग कब कब कितना आता है। तो हमने इसे रट लिया है यार कि 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, 11 और 12। ये 1 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये 3 बार और ये आएगा 4 बार। 5 और 9 दोनों योग 4-4 बार आते हैं। मतलब योग 9 कितनी बार आएगा? योग 9 आएगा 4 बार। तो योग 9 आने की प्रायिकता, योग 9 आने की प्रायिकता 1/12 आई थिंक है क्या आने का? अच्छा 1/9, 12 नहीं। 4 को 36 से भाग दे दो, क्योंकि 4 वो तरीके हैं जो फेवरेबल हैं और 36 वो तरीके हैं जो टोटल है। तो अगर आपने 4 को 36 से भाग दिया तो ये 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर 3 में था, विकल्प नंबर 3। क्लियर है? सिंपल सिंपल सवाल है ये, मतलब हवा में उड़ने टाइप सवाल है। अभी तो जहां आपको लगेगा कि बताना चाहिए मैं जरूर बताऊंगा। एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की एक गड्डी से एक ताश यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए ताश के इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? फटाफट इस सवाल को हल करके कमेंट करो। तो भाई साहब 52 पत्ते ताश के, 4 पत्ते इक्के। तो प्रायिकता अपन ने थोड़ी देर पहले ही पहले सवाल में निकाली थी 4/52, क्योंकि 4 तो पत्ते इक्के हैं, 52 पत्ते टोटल हैं। 4/52 ऑप्शन नंबर 1 1/13। अब ऐसे सवाल अगर आपको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए ठीक है, आई होप अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में शब्द प्रोबेबिलिटी के एक अक्षर स्वेच्छ रूप से चुना जाता है, चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता कितनी है? देखिए प्रोबेबिलिटी में से आपको एक स्वर निकालना है और उस स्वर की प्रायिकता कितनी है ये बताना है। स्वर कैसे निकल सकता है? प्रोबेबिलिटी को अलग अलग कर दो, प्रोबेबिलिटी को अलग अलग कर दो। सबसे पहले आपने पी को अलग अलग किया, पी। अच्छा आपको स्वर चाहिए ना, स्वर चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, स्वर को अलग अलग निकाल लेते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, टोटल अक्षर कितने हैं, स्वर को काउंट से या स्वर के काउंट को टोटल अक्षर से भाग दे देंगे, प्रायिकता आ जाएगी। तो स्वर कितने हैं पहले ये चेक कर लो, प्रायिकता में स्वर है कितने? 1 2 3 4, 4। ठीक है, कुल अक्षर कितने हैं? तो कुल अक्षर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रायिकता कितनी? कुल स्वर बटा कुल अक्षर, तो 4/11 ऑप्शन नंबर ग सही होना चाहिए। बड़ा सिंपल सवाल है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। n पत्र तथा n पते लिखे लिफाफे हैं, सभी पत्रों को सही लिफाफों में ना रखे जाने की प्रायिकता कितनी है? बढ़िया सवाल है ना, मजा आ जाएगा इस सवाल करने में।
देखो मतलब हमने पिछले जब लेक्चर किया था तो या तो विविध प्रश्नावली में या विविध उदाहरण में ऐसा एक सवाल जरूर आया था जहां 3 पत्र और 3 लिफाफे थे। यहां n पत्र और n लिफाफे हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्र A B C D है ना, अपन पत्र लिख लेते हैं और लिफाफे लिख लेते हैं। तो ये पत्र है A B C D E F G H ऐसे कुछ, और इनके लिफाफे हैं जिनको अपन लिख लेते हैं A B C D E F G H ऐसे लेकर। अब सीधा सीधा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि A का पत्र A नाम के लिफाफे में जाना चाहिए, B वाला जो पत्र है वो B के लिफाफे में जाना चाहिए, C नाम का पत्र C नाम के लिफाफे में जाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसका मन करे कि मैं इस लिफाफे की जगह, मतलब जो लिफाफा A को मिलना चाहिए था वो C को मिल जाए, जो C को मिलना चाहिए था वो D को मिल जाए, जो D को मिलना चाहिए था वो G को मिल जाए, और जो G को मिलना चाहिए था वो A को मिले। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि पत्र और लिफाफे आपस में थोड़े बदल दिए जाए। तो ऐसे बहुत सी संभावनाएं हो सकती है, पर सारे व्यक्तियों को सही सही पत्र पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि A को A मिले, B को B, C को C, D को D। पर कुल तरीके कितने हो सकते हैं कि आपके पास n पत्र है, n लिफाफों में रखने के कुल तरीके कितने होंगे? सबसे पहले अपन कुल तरीके निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कुल तरीके। और जब भी है ना एक, जैसे कि ये बोला है कि सभी पत्रों को सही लिफाफों में ना रखी जाने की प्रायिकता कितनी है, मतलब एक भी पत्र इधर उधर हुआ तो वो आपका फेवरेबल केस है। आपका सिर्फ एक ही केस खराब है कि सारे पत्र सही जगह चले जाएं। आपको ये नहीं करवाना, इनमें से अगर एक भी पत्र इधर उधर हुआ तो वो आपको केस काउंट कर लेना है, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं पहले कुल तरीके, किस बात के? n पत्रों को n लिफाफों में रखने के। और ये होगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं और उन्हें n भिन्न भिन्न जगहों पर रखना है तो उनका तरीका n फैक्टोरियल। यहां वस्तुओं की जगह पत्र है, लिफाफों की जगह है बेसिकली, ठीक है। तो ये अपन क्रमचय संचय में देख चुके हैं। मतलब ये फॉर्मूला भी है ना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर n पत्र है, n लिफाफे, तो आंसर n फैक्टोरियल। अगर n वस्तु है जो सभी भिन्न है ना, n वस्तुएं हैं जो कि भिन्न है, यहां पत्र भी भिन्न होंगे, हाँ, और n जगह है, तो इनको रखने के तरीके n फैक्टोरियल होते हैं, तो वही n फैक्टोरियल। अच्छा, सारे पत्र सही लिफाफे में जाए, इसके तरीके कितने हुए? दूसरा सवाल मेरा ये कि सभी पत्र सही लिफाफे में जाए, सभी पत्र सही लिफाफे में जाए, इसके तरीके कितने हैं? सिर्फ एक। क्यों? एक ही तरीका है कि ये A से जुड़ जाए, B B से जुड़ जाए, C C से जुड़ जाए। अगर ये C E से जुड़ गया तो यहां पर C अलग लिफाफे में चला गया। तो एक बात बताइए, सभी पत्रों को सही लिफाफों में जाने की कुल प्रायिकता कितनी है? इस बात की प्रायिकता कि सभी पत्र सही लिफाफे में जाए। तो यार सभी पत्रों को अगर सही लिफाफे में जाना है ना, तो एक तरीका टोटल है उनका, और कुल तरीके n फैक्टोरियल, तो एक को n फैक्टोरियल से भाग दे दो। यह है प्रायिकता की सभी पत्र सही लिफाफे में जाए। अच्छा, अब इस बात की प्रायिकता के सही लिफाफों में सभी पत्र सही लिफाफों में ना रखे जाए, मतलब सभी पत्र सही लिफाफे में रखे जाए और सभी पत्र सही लिफाफों में ना रखे जाए, तो सभी पत्र सही लिफाफे में ना रखे जाए
इस बात की प्रायिकता है 1 माइनस सभी पत्र सही लिफाफे में रखे जाएं। ठीक है, तो इस बात की प्रायिकता कि सभी पत्र सही लिफाफे में रखे जाएं। और ये हमारे पास 1/n फैक्टोरियल है, तो 1 माइनस 1/n फैक्टोरियल विकल्प नंबर ख सही है। ठीक है, सो यहां से ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है क्या? आप देख सकते हैं यही सही है। मतलब जब भी ऐसा पूछे ना कि सभी चीजें एक साथ ना हो, तो सभी चीजें साथ हो, उसकी प्रायिकता निकाल के उसको एक में से घटा दो। हम ऐसा सवाल भी करते हैं क्रमचय संचय में कि सारी चीजें एक साथ ना हो, इस बात की प्रायिकता तो सारी चीजें साथ हो उसमें से, या सभी कुल तरीकों में से सारी चीजें साथ हो, उसके तरीके घटा सकते हैं। ऐसे हमने बहुत से सवाल भी किए हैं क्रमचय संचय में। आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ा प्यारा था और पत्र और लिफाफे पे काफी सवाल पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। चलिए कोई बात नहीं। 100 पृष्ठों की एक पुस्तक से एक पृष्ठ यादृच्छा चुना जाता है। कोई भी चुने गए पृष्ठ की पृष्ठ संख्या के अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता कितनी है? सवाल ऐसा है कि 100 पन्नों की एक किताब है, तो पन्ना 1 से लेकर 100 तक होगा। हाँ, जो दोनों अंक आते हैं ना, अब 100 पन्नों की किताब में अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो सर 100 पन्नों की किताब में एक अंक हो सकता है, दूसरा पन्ना हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ऐसे लेकर 9 तक पन्ने होंगे। बिल्कुल होंगे। उसके बाद 10 वाला पन्ना होगा, फिर 11 वाला होगा, 12 वाला होगा, ऐसे लेकर 99 तक होंगे और आखिरी वाला होगा 100। अब आपको यह बोला है कि इनमें से जैसे ये वाला पन्ना है, तो इस पर कौन सा अंक है? सिर्फ एक अंक है। इस पर भी एक अंक है। इस वाले पन्ने पर 2 अंक है। तो इसके अंकों का योग निकालोगे तो 1 + 0 दैट इज 1। इसके अंकों का योग निकालोगे तो 1 + 1 दैट इज 2। इसके अंकों का योग निकालोगे तो 1 + 2 दैट इज 3। तो आपको उन पन्नों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट हो लेना है जिन पर अंकों का योग 11 आ जाए। यहां पर अंकों का योग कितना है? 2, यहां पर 1, मतलब यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो हमें वहां पर ज्यादा ध्यान देना है जहां अंकों का योग 11 आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कुल पन्ने कितने, है ना? सबसे सिंपल सा सवाल तो यही कि कुल पन्ने कितने? कुल पन्ने, तो कुल पन्ने हुए 100, है ना? ठीक है। अंकों का योग 11 कब कब हो सकता है? ठीक है, उन पे अपन और ध्यान दे लेते हैं। अंकों का योग 11, अंकों का योग 11 कब कब हो सकता है? तो सबसे बेसिक शुरुआत करते हैं, है ना? अगर कोई अंक 1 है तो 1 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 11 अंक मिलेगा। लेकिन अगर 1 में 10 जोड़ोगे तो पन्ना कौन सा होना चाहिए? तो पन्ना होना चाहिए 110। और 1 में 10 जोड़ोगे तो 110 के भी अंकों का योग 10 नहीं होता। इसके अंकों का योग वास्तव में 1 + 1 + 0 मतलब 2 होता है। तो ये तो हमारा जवाब नहीं है। मतलब और ये पन्ना तो 110 वाला तो किताब में है ही नहीं, 100 तो पन्ने हैं कुल। तो खैर एक मतलब एक तो हो नहीं सकता। अगर किसी केस में एक पन्ना 2 और दूसरे मतलब 2 और 9 होता है तो ये 11 हो सकता है। 2 और 9 11 हो सकता है। ऐसा किस किस केस में संभव है? तो ऐसा संभव है 29 और 92 में। 92 नंबर का पन्ना और 29वें नंबर के पन्ने के अंकों का योग 11 है। अब उसके बाद 3 वाला केस ले लो। तो अगर यहां पर 3 को 8 में जोड़ दिया जाए तब भी 11 होता है। तो तीनों को 8 में जोड़ने पर एक तो 38 नंबर का पन्ना होगा और दूसरा होगा 83 नंबर का। यही 2 पन्ने हो सकते हैं ना? देख लो आप एक बार, 38 और 83। उसके बाद 4 को जोड़ा जाएगा 7 में, तब भी 11 हो सकता है। तो 47 नंबर का पत्ता और 74 नंबर का पत्ता नहीं, पन्ना। 5 को जोड़ोगे 6 में, तो 5 को जोड़ा 6 में 11 आता है। तो 56 नंबर का और 65 नंबर का पन्ना। इसके अलावा कोई और केस ऐसा है जहां पर अंकों का योग 11 आ सकता है? तो सर आप बोलोगे अब मैं 6 को 5 में जोड़ूंगा तब भी 11 आता है। तो 6 को 5 में जोड़ोगे तो 65 और 56,
ये वाला केस तो इधर आ चुका ना, तो ये वाला क्यों लिखेंगे? 7 को 4 में जोड़ोगे, पहले ही हो चुका। 4 को 7 में जोड़ो, 7 को 4 में जोड़ो, पन्ने दोनों ले चुके हो आप। 8 को 3 में जोड़ोगे तो भी 83 मिलेगा, वो पन्ना भी आ चुका है। 92 वाला भी आ चुका है। तो कुल 8 ही तरीके हैं, जोड़ लो भली से। तो कुल तरीके जब योग 8 हो, ठीक है, तो प्रायिकता इस बात की जब अंकों का योग 8 आए, आठ नहीं सॉरी 11, अगर अंकों का योग 11 है तो कुल 8 तरीके, 8 को एक इससे भाग दे दो तो 2/25 है ना। कुल 8 तरीके, 1 2 3 3 4 5 6 7 8। सो ऑप्शन नंबर 2 यहां से सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, 2/25। क्लियर है क्या? देखिए 1 से लेकर 9 तक किसी भी केस में अंकों का योग 11 नहीं है ना। सब में सिंगल सिंगल तो डिजिट है, तो उनका योग तो वैसे ही 11 नहीं हो सकता। हम 10 से लेकर 99 तक सोचेंगे, क्योंकि 100वें वाले केस में भी अंकों का योग 1 ही है, 11 नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 9 समाप्त। बात करते हैं 10 के बारे में। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी है? तो सिंपल सा सवाल है। यह सवाल आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए सीधी सीधी बात है ना। अगर आप यहां पर प्रतिदर्श समिष्टि बनाओगे, प्रतिदर्श समिष्टि मतलब सैंपल स्पेस, कि अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले लड़की हो, बाद में दूसरी भी लड़की हो, संभव है। ऐसा हो सकता है कि पहले लड़की हो, बाद में दूसरा लड़का हो। ऐसा हो सकता है कि पहले लड़का हो, बाद में लड़की हो, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों लड़के हों। तो कुल 4 केस हैं आपके पास, 1 2 3 और 4, है ना। कुल 4 केस हैं। उसमें से फेवरेबल केस कौन सा है, वांछित तरीका कौन सा है? वांछित तो वही है कि दोनों लड़के होने चाहिए। तो यहां से आंसर 1/4 आ जाएगा, खत्म। क्योंकि प्रायिकता में वांछित तरीका 1 है, कुल तरीके 1 2 3 4 हैं, तो आपने भाग दे दिया 1 को 4 से। तो ऑप्शन नंबर ग। अब कक्षा 12वीं में इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे कि अगर, मतलब मैं 12वीं वाला भी एक सवाल कराता हूं, ऐसा ही है लगभग, कि अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी है, यदि ये पता है कि पहला बच्चा लड़का है। ठीक है, सवाल में क्या है कि पहला बच्चा लड़का है, अब दूसरे के लड़का होने की प्रायिकता कितनी है, मतलब दोनों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी है। तो ऐसे केसेस में जब पहला बच्चा लड़का है तो ये वाले केस तो हमारे काम के ही नहीं रहे कि पहले लड़की है। तो पहला बच्चा अगर लड़का है तो 2 ही केस होंगे, उसके बाद लड़की हो जाए या फिर उसके बाद लड़का हो जाए। तो इस केस में दोनों के लड़का होने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक है, सो ये कक्षा 12वीं का केस है। यहां पर इसे सम प्रतिबंध या प्रतिबंधित प्रायिकता कहा जाता है, जहां आपने पहले एक प्रतिबंध लगा दिया कि एक लड़का हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से शब्द को नाम दिया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, केवल पहली फेंक में अंक 1 आने की प्रायिकता कितनी है? मतलब आपको यह बोला है कि आपने एक पासा फेंका और सिर्फ पहले चांस में 1 अंक आना चाहिए, दूसरे में नहीं। ठीक है, तो देखिए एक पासे को फेंकने पर कुल तरीके कितने हो सकते हैं? तो हमने देखा है, अच्छा एक पासा 2 बार फेंका जाता है, तो भले एक पासा 2 बार फेंको या 2 पासे 1 बार फेंको, कुल तरीके आपके सामने 36 ही रहेंगे, है ना, 6 × 6। अब केवल पहली फेंक में अंक 1 आना चाहिए। तो आपको पता है पहली फेंक में अंक 1 कब कब आ सकता है? पहली फेंक में अंक 1 आए तो दूसरी फेंक में भी 1 आ जाए, पहली फेंक में अंक 1 आए तो दूसरी में 2 आ जाए, पहली फेंक अंक 1 आए यहां पर 3 मिल जाए, यहां पर आपको 4 मिले, 5 मिले और उसके बाद 6 मिले। इतना ही है। आपको यह बोला है केवल पहली फेंक में अंक 1, मतलब सिर्फ पहली फेंक में, दूसरी में नहीं। तो अगर दूसरी में नहीं तो ये वाला तो नहीं चलेगा, दूसरी में भी 1 आ गया।
ऐसे और भी नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए 2,1 होगा, ठीक है, 3,1 होगा, उसके बाद 4,1 होगा। ये भी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि पहले में आपको 1 चाहिए, दूसरे में नहीं। तो इसके तो कुल 5 ही तरीके, तो 5 को भाग दे दो 36 से, यही आपकी प्रायिकता है 5/36। ऑप्शन नंबर 3, तो ग वाला विकल्प सही है, क्योंकि यहां पर 5/36 आपका सही सही आंसर है। प्रायिकता क्या होती है? वांछित तरीके बटा कुल तरीके। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11 समाप्त। बात करेंगे 12 के बारे में। बिना वापस रखे एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं। बिना वापस रखे, सवाल को समझना, निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? मतलब आपको इस बात की प्रायिकता चेक करनी है बिना वापस रखे। जैसा मैंने ताश वाले सवाल में कुछ देर पहले कहा था कि जब हम ताश वाला सवाल कर रहे थे, आपको वापस नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 52 पत्ते हैं। अपन इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। कुल पत्ते 52 है। आपने एक पत्ता निकाला। क्या किया? एक पत्ता निकाला। अब ये एक पत्ता क्या हो सकता है? और एक पत्ता निकालने के बाद उस एक पत्ते को निकालने के बाद आपके पास 51 पत्ते रह गए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि इसे वापस नहीं रखा। अब ये जो एक पत्ता है ये 2 तरीकों से आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो एक पत्ता आपने निकाला है, या तो ये बादशाह है या फिर ये बादशाह नहीं है। अरे या तो ये बादशाह है या बादशाह नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, कुल बादशाह यहां थे 4। बादशाह कितने थे? 4। अब अगर ये एक पत्ता निकाला और आपने निकाल के इसे बाहर रख लिया, ठीक है, तो अगर ये पत्ता बादशाह है तो अब इस कंडीशन को फिर से समझिए। कुल पत्ते 51, हां, और उसमें बादशाह जो है वो रह गए 3। क्यों? क्योंकि जो पत्ता निकाला उसे वापस रखा नहीं है, तो बादशाह कितने रह गए? 3 रह गए। लेकिन क्या, यदि यह पत्ता बादशाह नहीं है जो आपने निकाल के बाहर फेंका है, क्योंकि बिना वापस रखे, बिना प्रतिस्थापना के, अगर यह पत्ता बादशाह नहीं है तो अभी कुल पत्ते तो 51 ही रह गए, क्योंकि एक पत्ता तो निकल गया ना, भले ही वो बादशाह नहीं है, पत्ता तो था, तो कुल तो 51 ही है। लेकिन इस कंडीशन में बादशाह कितने हैं? तो इस कंडीशन में बादशाह है अभी 4। क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो अपन 2 केस करते हैं, ठीक है। 2 केसेस क्या करते हैं? पहला केस तो ये मान लेते हैं कि पहला बादशाह निकले, ठीक है। अपन ने 2 प्रायिकताएं परिभाषित की है। एक तो है PB1। PB1 मतलब पहला बादशाह आने की प्रायिकता। और ये बड़ा सिंपल है। क्यों सर? क्योंकि PB1 बड़ी आसानी से निकल जाएगा। पहला बादशाह मिलने की प्रायिकता ऐसा है कि यहां पर कुल 4 बादशाह हैं और पहले केस में 52 पत्ते थे। पहले तो 52 पत्ते थे, तो इसकी प्रायिकता 4/52 मतलब 1/13। ये PB1 है। अब PB2 जो है, अगर पहला पत्ता बादशाह आया तो PB2 3/51, और दूसरा पत्ता, अगर पहला पत्ता बादशाह नहीं है तो PB2 4/51, यही होगा। अब चूंकि हम ये मान चुके हैं कि पहला पत्ता बादशाह आया है, हम ये मान चुके हैं कि पहला पत्ता बादशाह है, तभी तो इसकी प्रायिकता अपन ने 1/13 लिखी है। क्या मैं यहां पर बोल दूं कि पहला पत्ता बादशाह है? क्योंकि इसकी प्रायिकता 1/13 है, ठीक है। तो PB2 अगर मैं यहां परिभाषित करने की कोशिश करूं कि दूसरा पत्ता बादशाह है, दूसरा बादशाह आने की प्रायिकता,
तो दूसरे में कुल 3 पत्ते हैं। PB2 यहां से परिभाषित होगा, दूसरे में कुल 3 पत्ते हैं और टोटल दूसरे में 3 बादशाह हैं और 51 टोटल पत्ते हैं। 3/51 आपको पता है, 3 को 17 से भाग दे गुणा करते हो तो 51 आता है, तो 1/17। तो पहला बादशाह आने की प्रायिकता 1/13, दूसरा बादशाह आने की प्रायिकता 1/17। तो दोनों बादशाह, मतलब ये भी बादशाह हो और ये भी बादशाह हो, इस बात की प्रायिकता कितनी है? पहले में दूसरे का गुणा करना पड़ेगा, इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों केस चाहिए। तो आपको अगर दोनों केस चाहिए तो पहले को और दूसरे को दोनों को गुणा करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? 13 का अगर 17 में गुणा करना हो तो सिंपल है, 170 में 51 जोड़ दो, क्योंकि 17 का 117 का 10 में गुणा किया, या सीधा सीधा गुणा करो यार, 13 7 51 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22, और यहां रहेगा 1। सो ऑप्शन नंबर ग सही है। क्लियर है? तो सर इसका क्या काम? कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हमें दोनों बादशाह चाहिए थे, बेसिकली ऐसा है कि हमें दोनों बादशाह चाहिए थे। अब अगर ऐसा होता कि पहला पत्ता बादशाह निकले, ठीक है, और दूसरा पत्ता बेगम निकले, इस बात की प्रायिकता कितनी है? तो पहला पत्ता बादशाह निकला तो बादशाह तो रह गए 3, लेकिन बेगम तो 4 की 4 ही है ना। अगर बादशाह 3 निकल गए फिर भी बेगम तो 4 ही है। खैर ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न यहां पर समाप्त। एक पासा फेंका जाता है तथा एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्के पर चित्त आने तथा पासे पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है? एक पासा फेंका और एक सिक्का फेंका, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। एक फेंका है पासा, एक फेंका है सिक्का, और आपको यह देखना है कि सिक्के पर पासे पर तो अच्छा सिक्के पर चित्त आए और पासे पर आए 6। तो आप ध्यान दीजिए, पहले बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सिक्के को फेंकेंगे तो हेड टेल मिलेगा, पासे पर 1 मिलेगा, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ऐसे याद रखो कि कुल तरीके कितने होंगे, या कुल तरीके कितने अलग अलग तरीकों से आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। प्रायिकता के लिए कुल तरीके निकालने की आवश्यकता है। तो इसको ऐसे देखो कि पहले तो आपने एक पासा फेंका, ठीक है, तो आपने 2 डिब्बे रखे, पहले डिब्बे पर आपको जो पासे से मिलेगा वो रखते हैं। मतलब यहां पर आप क्या रखोगे कि पासे से क्या क्या मिलता है, और यहां से क्या रखोगे कि सिक्के से क्या क्या मिलता है। तो कुछ भी हो, पासे से आपको 6 भिन्न प्रकार की संख्याएं मिल सकती है, और सिक्के से आपको 2 भिन्न प्रकार के आउटपुट मिल सकते हैं, हेड और टेल। आपके लिए पासा भी जरूरी है, सिक्का भी जरूरी है। तो दोनों के कुल तरीके आए 6 गुणा 2 मतलब 12, तो कुल तरीके हुए 12। आपका वांछित तरीका कौन सा है? बाकी सब भूल जाओ, ये बताइए वांछित तरीका कौन सा है? वांछित मतलब जो आपको चाहिए। तो वांछित तरीका तो सिंपल है, कौन सा? पासे पर सिक्के पर आना चाहिए चित्त और पासे पर आना चाहिए 6। तो ये तो सिर्फ इकलौता एक ही तरीका है, ठीक है। तो वांछित तरीके की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर वांछित तरीकों की संख्या निकाली जाए, वांछित तरीकों की संख्या, तो वो तो वास्तव में एक ही है। तो प्रायिकता कितनी? 1/12, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी? वांछित तरीके बटा कुल तरीके, 1/12। तो ये मिला आपको आंसर, प्रश्न नंबर 13 का दूसरा जवाब, मतलब दूसरा ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए प्रश्न नंबर 14 पर। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है? जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि आप लोगों ने रट ली होगी अभी, तो प्रतिदर्श समष्टि तो यार ये तो है दोनों पर हेड आ जाए, ठीक है, एक पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड टेल आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। तो प्रतिदर्श समष्टि को अगर आप एस से निरूपित करते हैं तो एस में है कुल 4 अवयव। कितने? 4 अवयव, है ना, 1 2 3 4।
वांछित तरीके कौन से हैं? वांछित मतलब फेवरेबल। तो वांछित तरीके जो है वो आए दोनों पर शीर्ष, तो ये तो एक ही है। तो अगर अपन ए को वांछित तरीके से निरूपित करते हैं तो ए के अंदर कुल एक ही एलिमेंट, तो ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वांछित तरीकों की संख्या बटा कुल तरीकों की संख्या, तो यहां से मिला 1/4। यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ख। सो फर्स्ट केस या सेकंड केस ऑप्शन नंबर 2 यहां पर पूरी तरह से सही है। 14 सवाल समाप्त। बात करेंगे 15वें प्रश्न के बारे में। 52 ताश की गड्डी से एक से वापस रखते हुए 2 ताश निकाले जाते हैं, मतलब एक पत्ता निकाला उसे वापस रखा। पहले के ईंट का पत्ता तथा दूसरे के बादशाह आने की प्रायिकता कितनी? अभी सवाल बहुत कुछ अलग है। पहले पर ईंट का आए और दूसरे पर बादशाह आए। आपको यह नहीं बोला कि पहले पर बादशाह आए और दूसरे पर इक्का आए, मतलब एक ईंट का पत्ता अलग है और बादशाह अलग है। अब इसमें कंडीशन ऐसी है कि बादशाह तो ईंट का भी होता है, पहले पर ईंट का पत्ता और दूसरे पर बादशाह, तो अगर आपने ईंट का पत्ता निकाला तो वो भी बादशाह आ गया, तो ये तो पहले पर भी बादशाह आ गया। ऐसा भी हो सकता है, सोच के देखो फटाफट। अगर आपने सोचा हो तो ऐसा मानिए कि मान लीजिए आप आज सुबह सुबह उठते हैं और एक पत्ता निकाल कर देखते हैं कि वो ईंट का है, उसे वापस रख दिया। अगले दिन फिर मतलब सो गए, सब कुछ भूल गए, अगले दिन फिर उठे, फिर आपने सोचा कि चलो पत्ता निकालते हैं, वो दूसरा बादशाह आना चाहिए। तो इस केस में क्या जो पहले पत्ते थे, जो आपको पहले दिन दिखे थे, क्या वही के वही पत्ते दूसरे दिन है? हाँ, क्योंकि पत्ते बदले नहीं गए। आपने जिस पत्ते को निकाला उसे वापस रख दिया। तो जब प्रतिस्थापना की जाती है ना, तो भले इस केस को आप कितनी बार करो, स्टार्टिंग कंडीशन के जैसे ही सारे केसेस काउंट होंगे। मतलब आपने निकाला, प्रतिस्थापना की, तो जो पहला केस है वही दूसरा केस है। तो आप एक बात बताइए कि 52 पत्तों में से 26 तो होते हैं लाल और 26 होते हैं काले, उनमें से 13 पत्ते तो ईंट के होते हैं, है ना? ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, अगर मैं कहूं प्रायिकता ए जो कि है पहला पत्ता ईंट का आने की प्रायिकता, बिना अच्छा वापिस रखते हुए ना, पहला पत्ता ईंट का आना है, तो पहला पत्ता ईंट का आने की प्रायिकता और पीबी परिभाषित कर देते हैं, दूसरा पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए मुझे, पहला पत्ता ईंट का आने की प्रायिकता पी कितनी होगी? तो 13 पत्ते कुल ईंट के हैं, उसमें से आपने 52 पत्तों को भाग दे दिया तो 1/4। ठीक है, अब इस पत्ते को एक को निकाला, देखा ईंट का है तो इसे वापस रख दिया ना, तो अभी भी 52 पत्ते बचे। इन 52 पत्तों में से अब आपको एक बादशाह देखना है, तो कुल होते हैं 4 बादशाह। तो पीबी दूसरा पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता, तो 4 बादशाह कुल 52 पत्ते, तो 4/52। अब पहला केस भी होना चाहिए, दूसरा केस भी होना चाहिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों होना चाहिए। तो अगर पहला केस और दूसरा केस दोनों होना चाहिए, दैट मींस पी ए भी होना चाहिए और पी बी भी होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 इंटू 4/52। यहां से मिला 1/52, ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से ग वाला विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 3 1/52। क्लियर है क्या? आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 2, 8 या 12। आपको क्या बोला है कि या तो 2 योग आ जाए, या 8 योग आ जाए, या 12। ऐसा नहीं बोला कि 2 भी आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए और 12 भी आना चाहिए। एक साथ तीनों तो संभव नहीं है। तो योग 2 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, या 12 आना चाहिए। सीधा सीधा एक बात बताइए मुझे कि कुल तरीके कितने होंगे?
दो पासों को एक साथ फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल तरीके 36 याद रख लो, है ना। उसके बाद योग 2, 8 या 12, तो अपन ने योग वाला जो अभी टेबल बनाया था उसे फिर से बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 और ये 6 बार। सो डेफिनेटली सुनो, योग 2 मिले तो 2 वाला योग तो ये है 8, 8 यहां पर, 12 तो 12 यहां पर। योग 2 कितनी बार आएगा? एक बार। योग 8 कितनी बार आएगा? 5 बार। योग 12 कितनी बार आएगा? एक बार। तो अगर आपको 2 योग चाहिए तो 2 योग एक बार है, ठीक है। कितनी बार? एक बार। उसी तरह 8 योग कितनी बार? तो 8 योग भी 5 बार है, ठीक है। और उसके बाद 12 योग कब आएगा? तो 12 योग भी एक बार आएगा। तो कुल आप कितने अलग अलग तरीके बता सकते हैं? वांछित तरीके, मतलब या तो योग 12 आए या 1 आए या 8 आए। तो वांछित तरीकों की अगर गणना की जाए तो यह 1 + 5 + 1 दैट इज 7। तो वांछित तरीके 7, कुल तरीके 16। तो इस बात की प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता कि 2, 8 या फिर 12 योग आपको मिले, यह प्रायिकता है 7/36। कितना? 7/36, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? सो सिंपल, मतलब प्रायिकता में आपको क्या होगा पता है? अभी जब आप आगे और बढ़ेंगे तो आपके सामने अलग अलग घटनाएं आएगी, अलग अलग घटनाओं के हिसाब से अलग अलग प्रायिकता होगी। कुछ घटना दोनों साथ में होनी चाहिए, कुछ घटना में दोनों में से एक होना चाहिए, कुछ में अगर ये होता है तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ में ये हो चुका है उसके बाद ये निकालो। और 12वीं कक्षा में एक और चीज आती है, बेस प्रमेय। उसमें बोला जाता है कि ये घटना हो चुकी है और ये 4 अलग अलग तरीकों से होती है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए, ठीक है, और आपके स्कूल जाने की जो प्रायिकता है, मतलब जो स्कूल जाने के तरीके हैं वो बस से है, पैदल है, साइकिल से है या फिर बाइक से या कार से। 5 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो 3 ही मान लेते हैं अपन, बस, बाइक और पैदल। तो स्कूल के बस से जाने का जो तरीका, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी दिन स्कूल जाएंगे बस से 40% तरीकों से, बाइक से जाएंगे 20% तरीकों से, और बाकी आप पैदल जाएंगे 40% तरीकों से। आप स्कूल पहुंच चुके हैं, अब ये बताइए कि आप इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बाइक से आए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। खैर वो कक्षा 12वीं में है, बड़ी मस्त प्रमेय, बेस प्रमेय। पर प्रायिकता में, मतलब इससे ये समझाना चाहता हूं कि प्रायिकता अब आसान नहीं है जितनी आप सोचते हो। कक्षा 10 तक स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो है, और प्रायिकता दोनों ने आपको फुल नंबर दिलाए। कक्षा 12वीं 11वीं में नंबर काटने वाले ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक पासा 2 बार फेंका जाता है। पहली फेंक में 4, 5 या 6 तथा दूसरी फेंक में 1, 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए आपसे यह बोला है कि अगर आपने पासे को फेंका, एक पासे को 2 बार फेंका, तो भले ही कितनी बार फेंकोगे पासे पर तो यही 6 संख्याएं मिलेगी, इसके अलावा कुछ और मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरे पासे पर भी सेम की चीज है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहली फेंक में 4 मिले, 5 मिले या 6 मिले, तो 4, 5 या 6 इन तीनों में से कुछ भी मिले, कुल संख्याएं आपके पास 6 है। तो पहली वाली जो प्रायिकता है वो 3/6 होगी कि पहली फेंक में 4, 5 या 6 मिले, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे केस में 1, 2, 3 या 4, मतलब इसमें 4 अलग अलग केस है तो 4/6 हो जाएगा। अब आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, गुणा कर दो, तो 1/2, 4/6 और ये 2/3, सो इट शुड बी 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ख में है। अब अगर आप चाहो तो इसे इस तरीके से कर सकते हो कि आपने पासा फेंका टोटल, ठीक है, 36, मतलब 36 अलग अलग जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो सभी को लिखे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 ऐसे, 1, 8, 1, 9, 10 नहीं, 1, 6 के बाद 2, 1, 2, 3, 2, 4,
2 5 2 6, फिर 3 1 3 2, ऐसे करके। अब पहली पे 4 5 6 आना चाहिए, चलेगा। दूसरी पर 1 2 3 4 आना चाहिए। तो पहली पर 4 5 6 आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरी पर क्या आ रहा है। मतलब जब ये बोला ना कि पहली पर, अच्छा रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, सवाल को अपन थोड़ा गलत लेकर गए हैं। यहां तथा शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तथा का प्रयोग तब होता है, तथा का प्रयोग तब होता है जब दोनों में से दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब पहला भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। बात सही है। तथा है तो हमने प्रायिकता को गुणा कर दिया है, तथा है तो प्रायिकता को गुणा कर दिया कि पहले पर भी आएगा, दूसरे पर भी आएगा, तीसरे पर भी आएगा। क्लियर है क्या? देखिए, तथा का मतलब और या एवं वाले केस जब आप यहां पर करते हैं ना, तब मतलब तथा का मतलब और है, तो तथा का मतलब है कि ये वाली चीज भी हो, साथ ही साथ ये वाली चीज भी हो। तो आपको जो आउटकम चाहिए ना, वो वास्तव में चाहिए कि पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 1 मिल जाए, पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 2 मिल जाए, पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 3, पहले पर 4 आए तो दूसरे पर 4, पहले पर 4 दूसरे पर ये 4। उसी तरह यहां पर 5 आए तो भी 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहां 6 आए, उसके बाद 6 2 6 3 और 6 4। तो हमारा जो जवाब है वो वास्तव में वही आया है। ये कुल जोड़ोगे तो 4 3 12, जो कि अपन ने यहां निकाला 4 3 12 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 36। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को 1 बार फेंको, 36 आउटकम होते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 यहां से समाप्त होता हुआ। लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। 52 ताशों की एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं। निकाले गए ताशों में कम से कम एक इक्का होने की प्रायिकता क्या है? आपके पास 52 ताश की गड्डी है और उनसे 2 ताश निकाले जाते हैं, ठीक है। 2 ताश मतलब ठीक है, निकाले गए दोनों ताशों में से कम एक इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? अब इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। कम से कम एक इक्का होने की जो प्रायिकता है वो ऐसी हो सकती है कि आप एक इक्का निकाल लो या दोनों इक्के निकाल लो, ठीक है, या फिर वो प्रायिकता निकाल लो जहां पर एक भी इक्का नहीं है, उसे घटा दो टोटल प्रायिकता में से। और वास्तव में दूसरा वाला तरीका सही है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अपन एक घटना परिभाषित करते हैं। घटना नंबर ए कि 2 पत्तों में से एक भी इक्का ना हो, एक भी इक्का ना हो। समझने की कोशिश करना प्रश्न को, है ना। दोनों पत्तों में से एक भी इक्का नहीं होना चाहिए। तो देखो, सीधी सीधी बात यहां ऐसी है कि आपके पास कुल 52 पत्ते हैं। हां जी, 52 पत्तों में 4 पत्ते तो इक्के हैं और उसमें से 48 पत्ते अन्य हैं। 4 तो इक्के हैं और 48 पत्ते अन्य हैं। अब इन 4 इक्कों में समझने की कोशिश करना, ये जो 4 इक्के हैं इनमें से आपको एक भी पत्ता नहीं निकालना है। तो अगर मैं कहूं कि इस ए में कितने अवयव होंगे, तो सीधी सीधी बात यह है कि ये जो 48 पत्ते हैं इनमें से आपको 2 पत्ते निकालने, क्योंकि इन चारों में से अगर 2 पत्ते निकाले तो इक्का हो जाएगा। मतलब हमें 48 में से 2 पत्ते निकालने हैं और 48 में से 2 पत्ते निकालने का तरीका 48C2, 48C2, ठीक है। और उसके बाद कुल तरीके कितने होंगे? कुल तरीके मतलब अगर आप सैंपल स्पेस के अवयवों की बात करो तो ये हो जाएंगे 52 में से आपने निकाले 2 पत्ते, है ना। तो मतलब इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसे सॉल्व कर ले, बाद में सॉल्व करते हैं। तो ए के होने की प्रायिकता कितनी है? ए के होने की प्रायिकता ए में अवयवों की संख्या बटा कुल अवयवों की संख्या। तो ए की प्रायिकता मतलब 48C2 डिवाइड बाय 52C2। 48C2 कैसे निकाल सकते हैं? तो 48C2 ऐसे निकाल सकते हैं। 48C2 निकालने का तरीका कि जिस भी संख्या का आपको C2 निकालना है, ट्रिक है,
48 को उससे एक कम संख्या से गुणा कर दो, 48 गुणा 47 भाग दे दो 2 से। और वहीं पर अगर आपको 52 C2 निकालना है तो वही तरीका, 52 को उससे एक कम संख्या से भाग गुणा करके 2 से भाग दे दो। तो ये तो ऐसा मिलेगा कुछ ऐसा, 48 गुणा 47 बटा 52 गुणा 51। वो बाद वाले जो दोनों के 2 हैं वो तो आपस में कट ही जाएंगे। अब इसे काटने की कोशिश करते हैं, कौन कौन किससे कटता है। ये 3 4 4 से अगर दोनों को काटोगे तो ऊपर और नीचे 12 और 13 मिल जाएगा, 12 यहां 13, 12 से इसको काटोगे 3 से तो ये मिलेगा 17 बार और ये मिलेगा 4 बार। ठीक, तो ये जो प्रायिकता है 4 गुणा 47 बटा 13 गुणा 17 होगा। 4 गुणा 47 7 चौक 28 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो ये तो मिला 18 डिवाइडेड बाय 221, पर ये हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन में तो है, तो हमारा जवाब क्यों नहीं है? हमने जो प्रायिकता निकाली है ना वो दोनों इक्के नहीं आने की प्रायिकता निकाली है। आपको क्या चाहिए? कम से कम एक इक्का। आपको प्रायिकता कौन सी चाहिए? कम से कम एक इक्का। तो इस बात की प्रायिकता कि कम से कम एक इक्का आए, कम से कम एक इक्का हो, शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कोई इक्का ना हो। सीधी सीधी बात है, कम से कम एक इक्का हो, इस बात की प्रायिकता 1 माइनस कोई इक्का ना हो, और कोई इक्का ना हो ये प्रायिकता आपने निकाली है 118 बटा 221। तो 1 माइनस 118 डिवाइडेड बाय 221, यहां से मिलेगा 221 माइनस 118 डिवाइडेड बाय 221। अच्छा 118 नहीं 188 है, 188। तो 21 और 12 33, 33 बाय 221, 33 बाय 221 ऑप्शन नंबर क में है। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट है, ना कि ख करेक्ट है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर दोनों इक्के निकाल लो, एक तो यह हो जाएगा, या फिर दोनों में से एक इक्का निकाल लो। देखिए सुनिए मेरी बात को, कम से कम एक इक्का होने का मतलब या तो दोनों इक्के हो जाए और या फिर एक इक्का हो जाए। तो हमने उस केस की बजाय ये निकाल लिया कि दोनों में से एक भी इक्का ना हो और उस प्रायिकता को घटा दिया एक में से। तो आपका जवाब यहां पर आ गया कि दोनों में से कम एक इक्का होने की प्रायिकता कितनी है। जब भी कम से कम की बात करें ना, कुल में से वो केस माइनस कर दो जहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां, 52 ताशों की 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक में से एक ताश निकाला जाता है। निकाले गए ताशों में कम से कम एक पान का इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? अ सिंपल वन। देखो आपको यह बोला है कि 52 ताश की 2 गड्डी है, 2 अलग अलग गड्डी है, ठीक है, और आपको यहां पर कम से कम एक इक्का चाहिए, पान का इक्का। अब हर 52 ताश की पत्तों में एक ही पान का इक्का होता है। ठीक है, सुनना मेरी बात को, हर ताश की गड्डी में एक ही पान का इक्का होता है। तो सीधी सीधी बात है, जैसे मान लीजिए अपन गड्डी परिभाषित कर दें कि गड्डी अपने पास 2 है, ए और बी, गड्डी ए और गड्डी बी। अब ए और बी में कुल पत्ते कितने? 52, सब में 52 ही होते हैं, है ना। 52 पत्ते हर ताश की गड्डी में होते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल में स्पेसिफाई ना किया जाए तो यहां पर अपने पास एक पान का इक्का है, ठीक है, और इसमें भी एक ही पान का इक्का है, ज्यादा थोड़ी ना है। अब आपको बोला है कम से कम एक पान का इक्का, तो मैंने कहा पी ए निकाल के बताओ। पी ए मतलब, ठीक है, 52 पत्तों की कुल गड्डी है ना, 2 गड्डियां, गड्डी ए और गड्डी बी। तो पी ए मतलब पान का इक्का मिले, ठीक है, इससे क्या मिले? पान का इक्का। और पीबी का मतलब है बी वाली गड्डी से पान का इक्का मिले।
अब पता है दिक्कत यह है कि पान का इक्का ए से मिले, इस बात की प्रायिकता तो 1/52 है। दूसरा, बी से पान का इक्का मिले, इस बात की प्रायिकता भी 1/52 है। आपको चाहिए कम से कम एक पान का इक्का मिले, तो इसे में जो अपन ने पुराना वाला सवाल किया ना, उस तरीके से कर सकते हैं, 1 - 1 भी पान का इक्का ना मिले, वो एक तरीका है। अपन दूसरा करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप या तो दोनों पान के इक्के मिल जाए, कम से कम एक पान का इक्का आने की प्रायिकता। अब इसे नोट करना मैं कैसे लिख रहा हूं। कम से कम एक पान का इक्का आने की प्रायिकता कि ए से आपको पान का इक्का मिले, साथ ही साथ आपको बी से पान का इक्का मिले। कम से कम एक का मतलब यह है कि कम से कम एक, दोनों पान के इक्के आएंगे तो आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि आपको ए से पान का इक्का मिले परंतु बी से आपको पान का इक्का नहीं मिले। बी बार का मतलब है बी नहीं। अगर मैं लिख रहा हूं ना यहां पर बी बार, इसका मतलब है बी नहीं हो। बी नहीं हो मतलब पान का इक्का बी से नहीं हो। या फिर आपको ए से पान का इक्का नहीं मिले और आपको बी से पान का इक्का मिल जाए। दिस कैन बी द पॉसिबल वे। अब ये पी ए और पी बी तो आपके सामने, पी बी बार कितना होगा तो हमें पता है, छोटा सा फॉर्मूला कि पी ए बार का अपन सीधा सीधा ऐसे निकालते हैं, पी ए मतलब पी ए बार जो है वो 1 - 1/52 मतलब 51/52, इतना ही है। और P जो कि पी ए और पी बी बराबर है, इसीलिए पी बी बार भी 51/52 ही आएगा। 1 - 1/52 दैट इज 51/52। तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो 1/52 गुणा 1/52 प्लस 51, या 51 नहीं, 1/52 गुणा 51/52, जहां बी आपको पान का इक्का ना दे, या फिर ए आपको पान का इक्का ना दे, या और बी पान का इक्का दे दे। इन तीनों केसेस में कम से कम एक पान का इक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिला 1 + 51 + 51 डिवाइडेड बाय 52, तो 52 गुणा 52, सॉरी दोनों केस में 52 हो जाएगा। तो 51 हो गए 102, 102 + 1 103, 103। अब 103 52 गुणा 52 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 52 गुणा 52 करके देखते हैं कितना आता है। 52 × 52, 52 के टेबल में 52 का डबल 104, हासिल आए 10। 52 का 5 में गुणा करोगे तो 260। ऐसा क्यों? क्योंकि 52 की जगह 50 का 5 में गुणा करोगे तो 250, 2 का 5 में गुणा करोगे तो 10, तो 250 + 10 260, और 10 जो कैरी था वो तो 270, तो 2704 ये आपका आंसर है। और आई होप ऐसा विकल्प नंबर क में है जो कि करेक्ट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एक भी पान का इक्का ना निकालो, तो उसकी प्रायिकता कितनी है कि पहले से भी पान का इक्का ना है 51/52, दूसरे से भी पान का इक्का ना है वो भी 51/52, तो एक भी पान का इक्का ना आने की प्रायिकता 51 गुणा 51/52 गुणा 52, इसको एक में से घटा दो तो कम से कम एक पान का इक्का मिल जाएगा। और वो तरीका सही है। इस तरीके को मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि ऐसे कर सकते हैं। अगर यहां पर मान लो 3 ताश की गड्डियां होती या 4 ताश की गड्डी होती, तो आपके सामने 3 होती तो क्या पॉसिबिलिटी होती? तो 3 होती तो परेशानी ये होती कि सबसे पहले तीनों से एक पत्ता मिल जाए चलेगा, कम से कम एक बोलेगा ना, या फिर पहली 2 से मिल जाए तीसरे से ना मिले, दूसरी 2 से मिल जाए तीसरे से ना, पहले से ना मिले, पहली और आखिरी से मिल जाए बीच वाली से ना मिले। और भी तरीके, पहली से मिल जाए बाकी 2 से ना मिले, दूसरे से मिल जाए बाकी 2 से ना मिले, तीसरी से मिल जाए बाकी 2 से ना मिले, तो कुल 7 तरीके होंगे। क्या हम ऐसे लिखने बैठेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम सीधा वो तरीका निकालेंगे जहां पर एक भी पान का पत्ता नहीं है। पहले से 51/52, दूसरे से 51/52, तीसरे से 51/52, तीनों को गुणा करके उसको एक में से घटा देंगे तो कम से कम एक पान का पत्ता आ जाएगा। ये फॉर्मूला मतलब ये ट्रिक आप 1000 ऐसी गड्डियां रखी हो ना उससे भी निकाल सकते हैं कि ऐसी 1000 ताश की गड्डियां हैं तो कम से कम एक से पान का इक्का आने की प्रायिकता तो 1 -
51 का 1000 में गुणा बटा 52 का 1000 में गुणा, सिंपल। खैर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ऐसे सवाल आप कक्षा 12वीं में बहुत सारे करने वाले हो। एक डिब्बे में 10 कील और 10 नट है, 6 कील और 10 नट है, आधी कीले तथा आधे नट जंग लगे हैं। एक वस्तु के यादृच्छा चयन पर जंग लगी अथवा कील होने की प्रायिकता कितनी है? बढ़िया सवाल है और आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, डब्बा ऐसा है कि एक डिब्बा बंद है सबसे पहले तो, ठीक है। अब डिब्बे को आप लोग देख सकते हैं, ऐसा होता है। उसमें जो कंडीशन दी है वो ऐसी दी है कि 6 तो कील है और 10 नट है। अब इन 6 कील में से 3 जंग लगी है और इनमें से 5 जंग लगे वाले नट हैं। बोला है ना कि आधे कील तथा आधे नट में जंग लगा हुआ है, तो अगर जंग लगा हुआ है तो ऐसा है। अब आपने एक वस्तु निकाली ऐसे करके, इसके जंग लगी। अब या तो इस पर जंग लगी हो या फिर ये कील हो, दोनों हो चलेगा। जैसे मान लीजिए जंग लगा नट आया, चलेगा। जंग लगी कील आई, चलेगा। कील आ गई वो भी चलेगा, चाहे वो अच्छी हो। जंग लगा नट नहीं चलेगा, आपको जंग लगा हुआ नट यहां नहीं चलेगा। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द आंसर वन बाय वन। मान लेते हैं अपन, ठीक है। माना ए जो है, या पी ए लिख देता हूं मैं, या अपन सबसे पहले दो घटनाएं परिभाषित करते हैं। घटना नंबर 1, ठीक है, वस्तु जंग लगी हो। क्या हो? जंग लगी हो, ठीक है। बी नाम की घटना मैंने परिभाषित की, वस्तु कील हो। यहां पर आपको ना पता है थोड़ा सा, मतलब 2 अलग अलग केस दिए, कील और जंग लगी, इनका कोई मेल तो है नहीं, और यहां अथवा भी दिया है। और अपन ने एक, मतलब इन दोनों से एक नई चीज परिभाषित हो जाएगी। वस्तु ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वस्तु जंग लगी कील हो। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो यही कि वस्तु जंग लगी कील हो, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब है वस्तु या तो जंग लगी हो या जंग लगी कील हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? वस्तु पे या तो जंग लगी हो या जंग लगी कील हो। आपको यही इसकी प्रायिकता निकालनी है, इसकी निकालनी है, ये तीनों चीजें इन तीनों की प्रायिकता की मदद से। और फॉर्मूला है हमारे पास, ट्राई कर सकते हो। फटाफट कमेंट करो आंसर क्या होगा। देखो, वस्तु, इसको लिख सकते हैं वस्तु जंग लगी या फिर कील हो, है ना। इस केस में आप इन दोनों केस को समझ लीजिए। इसका मतलब है कि इन 3 वस्तुओं के बारे में बात हो रही है जो कि जंग भी लगी है और कील भी है। इसका मतलब है कि या तो जंग लगी मिल जाए या कील मिल जाए। अब वन बाय वन बातों को समझिए। सबसे पहली बात कि ए में कितने अवयव हैं, मतलब अगर आप ए के अवयवों की संख्या निकालें कि कितनी वस्तुएं जिनमें जंग लगी है, तो 3 और 5 8 वस्तुएं। बी में अवयव कितनी वस्तु है जो कि कील है, तो 6 कील है ना। अब उसके बाद आपको पता करना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसी कितनी वस्तुएं जो कि जंग लगी हुई है और कील भी है, तो जंग लगी हुई कील है 3, तो ये है 3। अब इनकी प्रायिकताएं वन बाय वन निकाल लीजिए। कुल वस्तु अगर आप बात करें प्रतिदर समष्टि में कुल वस्तु होगी, जिसे आप कुल वस्तु कह सकते हैं, वो है 16। 6 कील और 10 नट। ऐसा नहीं कि इनको डबल डबल जोड़ेंगे, 6 3 9 10 और 5 15, ऐसा नहीं है। 6 कील में से 3 कील 10 लगी, जंग लगी हुई है। ऐसा नहीं कि 6 अच्छी कील है और 3 जंग लगी है, ऐसा नहीं है। 6 टोटल कील है, उसमें से 3 अच्छी है, 3 जंग लगी है। सो वन बाय वन छोटी छोटी बातें यहां पर बताइए कि ऐसे कितने, या फिर यूं बताइए कि ए की प्रायिकता कितनी है। ए घटना होने की प्रायिकता, तो देखिए कुल वस्तुएं 16, ए के अवयव 8, तो 8/16।
बी की प्रायिकता 6/16 और सी की या ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ये हो जाती है 3/16। आपको पता है क्या चाहिए, वस्तु या तो जंग लगी हो या कील हो, तो इस बात की प्रायिकता ऐसे निकाली जा सकती है कि प्रायिकता ए यूनियन बी, दैट मींस ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अब प्रायिकता ए यूनियन बी दैट शुड बी इक्वल टू 8/16 प्लस 6/16 माइनस 3/16। तो 8 6 14, 14 में से गए 3, तो ये मिले 11/16 और 11/16 यहां से सही जवाब है, विकल्प नंबर 3 में है। तो ऐसी चीजों में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका और भी है ना, इससे सिंपल। आप सवाल को ऐसे देखिए कि कुल 16 वस्तुएं हैं, उनमें से या तो वस्तु कील हो तो 6 कील है, उसमें यह जंग लगी कील भी आ गई ना, तो 6 कील, या जंग लगी हो तो ये जंग लगी कील में तो आ चुकी है, अब कुछ और बचता है। हां, ये 5 जंग लगे नट और बच रहे हैं, तो 6 कील और 5 जंग लगे नट कितने हो गए 11, कुल वस्तु 16, 11/16 आंसर। पर यह तरीका किताब में लिखने से और यह तरीका सही है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट कई जगह लगने वाला है। प्रश्न नंबर 20 यहां से समाप्त है, अपन बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ, है ना। ये 20 है, 20 हो चुका है समाप्त, अपन बढ़ते हैं आगे 21वें प्रश्न की तरफ। एक सिक्के की 4 उछालों में कम से कम एक पट्ट आने की क्या प्रायिकता है? तो यह बड़ा सरल है, कम से कम एक पट्ट बोला ना, जो तरीका मैंने आपको बताया, कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता। 4 बार सिक्के को उछाला है, एक पट्ट बराबर 1 माइनस 1 भी पट्ट नहीं, खत्म बात। 1 माइनस 1 भी पट्ट नहीं हो, इतना है और कुछ नहीं। कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता 1 माइनस 1 भी पट्ट नहीं हो। अब एक भी पट्ट नहीं आने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, यदि एक सिक्के को, सीधा सीधा बात है, यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए, कितनी बार? n बार उछाला जाए, तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? ये होंगे 2 की घात n। अगर एक सिक्के को n बार उछालोगे तो कुल संभावित परिणाम 2 की घात n, बात तो सही है। तो यदि एक सिक्के को 4 बार उछाला तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम 2 की घात 4 मतलब 16, है ना। एक भी पट्ट नहीं हो, ठीक है, इस बात की प्रायिकता, ठीक है। तो परिणाम जब एक भी पट्ट नहीं हो, आपको यह प्रायिकता निकालनी है। सीधी सीधी बात है, चारों के चारों चित्त हो, एक भी पट्ट नहीं हो का मतलब क्या? चारों के चारों चित्त हो, और चारों के चारों चित्त होने का कंडीशन सिर्फ एक है, एच 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 एच, मतलब चारों में से सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा कि चारों के चारों हेड आ जाएं। तो इस केस में प्रायिकता 1 माइनस 1/16, क्योंकि एक ही ऐसा केस है जहां पर सारे के सारे परिणाम पट्ट हो सकते या चित्त हो सकते हैं। उसमें एक भी मतलब एक भी केस में ये एक ही इकलौता केस है जहां पर एक भी पट्ट नहीं है, बाकी सभी बार कहीं ना कहीं तो पटा ही जाएगा। तो आंसर आया आपका 15/16, दैट इज द फाइनल आंसर। ये एक भी पट्ट नहीं होने की प्रायिकता 1/16 ऑप्शन नंबर का, क्योंकि ये इकलौता एक केस है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहो तो अपन ने एक नाम की एक घटना बनाई और ए के अंदर एक अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में कुल 16 अवयव है, तो ए के होने की प्रायिकता ए के अवयवों की संख्या बटा कुल
s के अवयवों की संख्या दैट इज 1/16। ठीक है, ये आंसर नहीं है। इस 1/16 को आप यहां रखेंगे क्योंकि एक भी पट्ट नहीं होने की प्रायिकता 1/16 है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 21 समाप्त। 22 की तरफ बढ़ते हैं। 3 पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजे जाते हैं और 3 लिफाफों पर पते भी लिखे। ओके, बिना पते को देखते हुए पत्रों को ठीक लिफाफे में डालने की क्या संभावना है या संभाविता क्या है? ओके ठीक है, मतलब प्रायिकता क्या है? देखिए 3 अलग अलग पते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए और 3 पत्र हैं। ये व्यक्ति है ए, ये बी और ये सी। ए व्यक्ति का जो पता है वो कानपुर का है, बी व्यक्ति भोपाल का है और सी व्यक्ति जो है वो मुन्नार का है। मुन्नार एक बहुत ही प्यारी जगह है केरल में। ठीक है, 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग पते। भोपाल भी बहुत प्यारी जगह है, कानपुर बहुत अच्छी, मतलब सारी जगह है जो है वो प्यारी है हमारे देश में। तो 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग व्यक्ति को पते पहुंचाने, पत्र पहुंचाने किसी को। तो इन तीनों को पत्र सही जगह जाए, इसका तो कुल एक ही तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि तीनों पत्र, यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल यह कि तीनों पत्र एक ही जगह पर जाए, बस सॉरी, तीनों पत्र सही जगह पर जाए, इस बात के तरीके कितने? तो अगर तीनों पत्र सही जगह पर जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ना? सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। क्यों? ए कानपुर को मिले, बी भोपाल को और सी मुन्नार को मिले। लेकिन कुल तरीके कितने होंगे? तो कुल तरीके तो सर ए भोपाल को भी मिल सकता है, ये वाला पत्र इसको भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है। तो कुल तरीके ये होंगे कि ए 3 पत्रों को 3 व्यक्तियों तक या 3 पत्रों को 3 लिफाफों में डालने के कुल तरीके, जो कि 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात ठीक है? यहां पर मतलब एक थोड़ा सा कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि एक भी लिफाफा खाली ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पत्र एक ही लिफाफे में डाल दिया जाए, है ना? सवाल को सोच के देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पत्र एक ही लिफाफे में डाल दिए जाए, तो वो वाले केस अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पत्र, जो तीनों लिफाफे हैं, वो तीनों के तीनों खाली ना हो। ए वाला लिफाफा अगर आप कानपुर भेज रहे हैं या ए वाला पत्र कानपुर पहुंचाना चाहते हैं, जिस पर उस लिफाफे पर जिस पर कानपुर लिखा है, उसकी जगह अगर आप भोपाल वाले में डालते हैं तो बी वाले को कानपुर में डाल दो। ठीक है, ये संभावना हो सकती है। या फिर ये हो सकती है कि भोपाल वाले में अपन ने तीनों को रख दिया। तो यहां पर प्रश्न में ये चीज स्पेसिफाई नहीं है अगर आप देखें तो कुल तरीके, या यूं समझो कि यदि सभी पत्र सही लिफाफे में जाए, है ना, जितने भी पत्र है ना वो सभी पत्र सही लिफाफे में जाए, सभी पत्र सही लिफाफे में जाए। ठीक है, इसके कुल तरीके कितने होंगे? तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ना? अब आप तो बोलोगे सर 3 तरीके हैं, तो ये वास्तव में एक ही तरीका है, ये 3 अलग अलग नहीं है। ये एक, मतलब ये तीनों मिला के एक तरीका बना रहे हैं। लेकिन कुल तरीके कैसे निकलेंगे कि आप कुल कितने तरीकों से इन 3 पत्रों को 3 अलग अलग लिफाफों में रख सकते हो? तो हमने फॉर्मूला भी देखा कि अगर हमारे पास n भिन्न वस्तुएं हैं, हाँ, और हमारे पास n जगह है, तो n भिन्न वस्तुओं को n जगहों पर रखने के तरीके n फैक्टोरियल। तो यहां पर 3 भिन्न पत्र हैं और उनको 3 भिन्न लिफाफों में रखने हैं, तो 3 भिन्न पत्रों को 3 भिन्न लिफाफों में रखने के तरीके जो होंगे वो 3 फैक्टोरियल होंगे। और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, दैट शुड बी इक्वल टू 6। तो इस केस में आंसर होना चाहिए 6। ठीक है, कुल तरीके 1/6, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, वांछित तरीके, वांछित तरीका तो एक ही है, ठीक है, और कुल तरीके 6, तो आंसर आया 1/6, ऑप्शन नंबर घ। लेकिन अगर यह कंडीशन होती कि आप एक लिफाफे में एक से ज्यादा पत्र रख सकते हैं, यहां हमने यह माना है कि कोई लिफाफा खाली नहीं है। अगर ए वाला पत्र कानपुर की जगह मुन्नार वाले लिफाफे में रखा गया है, तो बी वाला पत्र कानपुर और सी वाला भोपाल में रखा जाएगा, मतलब कोई भी लिफाफा खाली नहीं है। इसका जवाब ये है। अगर ऐसा होता
कि एक मतलब आप किसी भी लिफाफे में कितने भी पत्र रख सकते थे। मतलब आप चाहे तो कानपुर वाले लिफाफे में तीनों पत्र रख दे, है ना, आप चाहे तो भोपाल वाले लिफाफे में तीनों पत्र रख दे। तो इस कंडीशन में आंसर बदलता। इस कंडीशन में कुल तरीके कितने होते वो देखो। जब एक लिफाफे में एक से ज्यादा पत्र रखे जाएं, तो इसे ऐसे निकालते कि मान लीजिए ये 3 लिफाफे हैं, 1 2 3। अब ये जो कानपुर वाला लिफाफा है इसमें आप ए बी सी तीनों में से किसी को भी रख सकते हो, मतलब तीनों को रख सकते हो। अब या फिर ऐसा समझो कि ये वाला जो लिफाफा है वो इन तीनों में से किसी में जा सकता है, जा सकता है। ये वाला लिफाफा भी इन तीनों में से किसी, ये वाला पत्र भी तीनों में से किसी लिफाफे में जा सकता है, जा सकता है। ये वाला पत्र भी तीनों में से किसी लिफाफे में जा सकता है। तो 27 अलग अलग तरीके होते हैं और आंसर आपका 1/27 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो सर आप यहां पर तो स्पेसिफाई नहीं है, दोनों सही है, तो ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी है। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22-23, ठीक है, अपन ने 22 किया, अभी 22 किया है, 23। 2 पासों की एक फेंक में आने वाले अंकों का योग 10 से अधिक होना चाहिए। तो आपको इतना पता है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल कितने अलग अलग परिणाम आते हैं। कुल परिणाम 36, कुल परिणाम 36। योग वाली जानकारी अपन तीसरे सवाल में तीसरी बार कर रहे हैं इस प्रश्न में। योग क्या है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8, 8 भी योग आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 और 12। इसे ऐसे याद रख लो, 7 के बाद वापस गिनती जो है वो उल्टी। ये 1 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये कुल मिला के 6 बार। आपको योग 10 से अधिक चाहिए। योग कितना चाहिए, 10 से अधिक। अब 10 से अधिक का मतलब है या तो आपको 10 मिल जाए या 11 मिल जाए या 12 मिल जाए। 10 योग कितनी बार है, 3 बार। 11 2 बार, 12 1 बार, तो 3 + 2 + 1 मतलब कुल 6 बार। तो 10 से अधिक योग 6 बार है, कुल परिणाम 36 है। तो इस केस की जो प्रायिकता है वो सीधी सीधी निकल जाएगी यार। कुल संभावित परिणाम या कुल वांछित परिणाम 6 है और कुल संभावित परिणाम 36, तो 1/6 ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है क्या? देख लो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। सवाल वही है, थोड़ा सा बदला है, इसीलिए मैंने इसके डेटा को हटाया नहीं। आपके सामने दूसरा सवाल यह है कि 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर योग 5 या 6 आने की प्रायिकता कितनी है। सवाल वही है, कुल परिणाम अभी भी 36 ही होंगे, योग आपको चाहिए 5 या 6, ठीक है। तो योग 5 या 6, जब ऐसे सवाल होंगे तो इसमें या शब्द का प्रयोग होगा। मतलब या तो योग 5 आए या 6 आए, ऐसा नहीं होगा कि 5 और 6 दोनों आ जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा कि योग 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, वो तो संभव नहीं है। या तो 5 या 6, 5 4 बार, 6 5 बार, तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 आपके कुल वांछित परिणाम है। 9 क्या है, वांछित परिणाम। और कुल परिणाम 36, तो प्रायिकता कितनी, वांछित बटा कुल। वांछित मतलब 9/36, तो यहां पर आंसर आएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर 2 में सही है। क्लियर है क्या? ये तो सिंपल सवाल है यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 25, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। हमने जितनी भी घटनाएं पढ़ी उनमें 2 तरह की घटनाएं पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। एक तो थी निश्चित घटना, और दूसरी थी असंभव घटना। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है श्योर इवेंट, जो होकर रहेगा,
और इसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक पासा फेंका, ठीक है, उस पासे पर जो संख्या आए वो 10 से कम आए, तो वो हमेशा ये 1 से लेकर 6 तक की संख्या मिलेगी, वो 10 से कम है, वो एक निश्चित घटना है। उसी पासे पर संख्या 10 से अधिक आए, वो असंभव घटना है, हो ही नहीं सकता। 1 से लेकर 6 तक में 10 से ज्यादा कैसे ले जाएंगे। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता ये कभी भी घटित नहीं हो सकती। आपसे निश्चित का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। और एक बात और यहां पर नोट कर लो कि किसी भी घटना की प्रायिकता ग वाला विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी घटना की प्रायिकता लो, भले वो घटित होती हो या घटित ना होती हो, प्रायिकता 0 और 1 के मध्य होती है। मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कुछ हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो ये वाले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, 1/2 हो सकता है, लेकिन इस सवाल में वो नहीं होगा। प्रश्न नंबर 25 समाप्त। बात करेंगे 26 के बारे में। एक घटना ए के अभिप्रयोग में घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। 3 स्वतंत्र अभिप्रयोगों में घटना ए के कम से कम एक बार घटित होने की क्या प्रायिकता। यहां पर स्वतंत्र अभिप्रयोग का मतलब क्या है और प्रश्न क्या है। देखिए, आपको ये बोला है कि कुछ भी घटना है, कुछ भी चीज है। आप पासा फेंक रहे हो, आप सिक्का फेंक रहे हो, आप एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कोई एक घटना परिभाषित की है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है, ठीक है। और जैसे अब उसके बाद आपने क्या किया कि घटना ए को किया, ठीक है, उसके बाद फिर वही घटना की और फिर वही घटना की, ठीक है। और आपको ऐसा मतलब 3 घटना के मतलब बेसिकली आपने 3 एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने पासा फेंका, ठीक है, और पासा फेंकने में आपको ये बोला कि 2 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। आपने दूसरी बार पासा फेंका तो फिर 2 आने की प्रायिकता 1/6, फिर तीसरी बार पासा फेंका तो 3 मतलब प्रायिकता 1/6। लेकिन आपसे ये बोला कि पासे को आपने 3 बार फेंका है, कम से कम एक बार 2 आना चाहिए, इस बात की प्रायिकता कितनी है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है 1 माइनस 1 बार भी 2 ना आए, ठीक। तो इस प्रश्न का जवाब भी यही है। आपको जो आंसर चाहिए वो ये कि 1 आने की प्रायिकता कितनी है, जो कि आपको दी है प्रश्न में कि 1 घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। तो आप ये निकालिए कि 1 घटित ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.4 जो कि 0.6 हो जाएगी। मतलब 1 घटित ना होने की प्रायिकता 0.6 है, पहली बात, ठीक है। अब तीनों बार और ये स्वतंत्र शब्द का प्रयोग आप 12वीं कक्षा में समझोगे। स्वतंत्र का मतलब ऐसा है कि आपने पहली बार घटना की और जब दूसरी बार घटना की तो पहली बार की घटना पे उसका कोई असर नहीं पड़ा, ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जैसे तीनों बार 1 घटित ना हो, इसकी प्रायिकता कितनी है। आपको क्या निकालना है कि तीनों बार ए घटित नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रायिकता। तो सिंपल है, पहली बार में भी ए नहीं हो, दूसरी बार में भी ए नहीं हो और तीसरी बार में भी ए नहीं हो, जो कि हो जाएगा 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6, दैट मीन 0.6⁻³ ठीक। अब कम से कम एक बार 1 हो जाए या कम से कम एक बार ए हो जाए, इसका जवाब वैसे ही जैसा अपन ने पहले भी किया है, कम से कम एक बार ए हो, तो यह प्रायिकता है 1 माइनस एक बार भी ए ना हो, और इसकी प्रायिकता 0.6³ अपन निकाल चुके हैं। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 0.216। देख लो, मतलब 1000 में से 216 गए, तो 1000 में से 200 गए तो 816 फिर चले गए, तो ये मिलना चाहिए 0.784। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख, 0.7 या 784, 216 1000 होते हैं,
एक में से 0.216 गए तो 0.784 बचे। सवाल अच्छा है, स्वतंत्र घटनाओं के बारे में आप 12वीं कक्षा में और अच्छे से जानेंगे। चलिए, अच्छा मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ताश के पत्तों की कुछ गड्डी है, मतलब एक गड्डी है, आपने एक पत्ता निकाला और उस पत्ते को आपने देखा कि वो इक्का है, ठीक है, आपने उस पत्ते को फिर रख दिया। अगली बार जब आप पत्ता निकालने गए तो पत्ता अभी भी मतलब 52 के 52 पत्ते हैं, आपको ये एकदम नए केस जैसा लगेगा। आप जितनी बार ऐसा करोगे कि निकाल के रख लिया तो पत्ते वैसे के वैसे ही हर बार प्रायिकता समान आएगी इक्का बेगम बादशाह की। आपने मान लीजिए एक पत्ता निकाला, उसे फेंक दिया, ठीक है, अब दूसरा पत्ता निकालने आप गए हैं तो थोड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि पहली घटना हुई है जो आपने इक्का निकाल के फेंक दिया, उसके बाद अब आप पत्ते देखोगे तो 51 बचेंगे और इक्के भी रह जाएंगे 3। तो अब दूसरी घटना जो है वो पहले से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। खैर, ये दो अलग अलग छोटे छोटे उदाहरण हैं जहां पर आपको परेशान किया जा सकता है। पासों की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे को फेंकेंगे तो आपके सामने ये कुल 6 संभावित परिणाम है, उसमें से विषम संख्या ये 3 है, तो प्रायिकता 3/6 दैट इज 1/2। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ख यहां पर करेक्ट है। 27वां प्रश्न खत्म। बात 28 की। एक लॉटरी के 1000 टिकटों जिन पर 1 से लेकर 1000 तक अंक अंकित है, एक टिकट निकाला जाता है। निकाले गए टिकट पर अंकित अंक के 20 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है? मतलब सवाल ऐसा है कि 1 से लेकर 1000 तक संख्याएं हैं, उन संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं जो 20 से विभाजित होती है। और कुछ नहीं देखना आपको, क्या देखना है कि 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं जो 20 से विभाजित है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी संख्या 20 से विभाजित है 1 से लेकर 100 तक, अपन इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इसे समांतर श्रेणी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहली संख्या कौन सी है जो 20 से विभाजित होती है? वो 20 है। उसके बाद 40 होगी, फिर 60 होगी। तो जो भी संख्या 20 से विभाजित होगी, मतलब उन संख्याओं को अगर मैं लिखना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं, तो पहली 20, दूसरी 40, तीसरी 60, 80। तो यहां आप समांतर श्रेणी लगा सकते हैं कि आखिरी वाली संख्या कौन सी होगी, वो 10,000 होगी, क्योंकि ये 20 से विभाजित होती है। तो 20 से लेकर 10,000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि जिनका सर्वांतर 2 है या 20 है? तो अपन निकाल लेते हैं यार। 20 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है? तो 20 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 20, फिर 40, फिर 60, ऐसे लेकर आखिरी वाली संख्या 10,000। कितनी? 10,000। अब आपने यहां पर एक समांतर श्रेणी देखी, पहला पद उसका दिखा आपको 20, उसके बाद उसका सर्वांतर दिखा 20 है ना, 40 माइनस 20 निकालोगे तो ये भी दिखेगा 20, और उसके बाद an आपको दिखा वो है 10,000। तो आपको ये पद निकालने के इसमें कुल पद कितने हैं, तो आपको सूत्र पता है an बराबर a प्लस n-1d। तो ये तो मिला 10,000 बराबर 20 प्लस n-1 गुणा 20, सबको 20 से काट दो, 0 0 0, यहां पर बचेगा 500 बराबर n-1 या n बराबर 501। कितना? 501। 501 ही है क्या? नहीं, रुको, 501 नहीं, यहां पर 500 ही बचेगा, क्योंकि ये यहां पर भी तो 1 बचेगा, तो n का मान आया 500 है ना। 20 से काटोगे तो ये 1 और ये -1 खत्म हो जाएंगे, वही अपन ने लिखा है। तो कुल संख्या है जो 20 से विभाजित हो रही है वो 500 है। तो इनकी प्रायिकता, तो प्रायिकता बड़ी सिंपल है, ऐसी संख्याएं जो 20 से विभाजित हो रही है वो 500 है और कुल संख्याएं 10,000 है। 0 से 0 गए, ये गए 20 बार, तो 1/20 इज द फाइनल आंसर, 1/20। ठीक है, सो यहां पर ये आपका सही जवाब है। वैसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 100 तक में 5 संख्या है, तो 5/100। उसके बाद भी सब कुछ सेम वैसे ही है कि 100 से या 101 से लेके 200 तक फिर भी 5 संख्या है, 201 से लेके 300 तक फिर भी 5 संख्या है। तो आंसर यहाँ 5/100 मतलब 1/20 वैसे भी देख सकते थे।
या फिर हर 20वां अंक 5 से विभाजित, या हर 20वां अंक 20 से विभाजित होगा। 1 से लेकर 20, 21 से लेकर 40 और उसके बाद 41 से लेकर 60। तो हर 20वां अंक चूंकि 20 से विभाजित है तो आंसर 1/20 वैसे भी आ जाता। खैर, बात करते हैं 29वें प्रश्न की। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनमें से एक पर 2 का गुणज तथा दूसरे पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी है? तो यहां पर आपको संभावित परिणाम बनाने पड़ेंगे। यहां तथा लिखा है, मतलब पहले पर 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, तीसरे पर 3 और 6 मिले। ठीक है, तो अपने पास कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम होते हैं 36 होते हैं ना। ठीक है, अब पहले पर 2 का गुणज और दूसरे पर 3 का गुणज, मतलब 2 3 2 6, उसके बाद 4 3 4 6, उसके बाद 6 3 और 6 6, यही होंगे ना। तथा का मतलब है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अथवा होता ना तो पहले पर 2 का गुणज ले लो चलेगा, दूसरे पर 3 का गुणज ले लो चलेगा। उसके अलावा ये मत देखो कि यहां पहले केस में अगर 2 आया तो दूसरे पर 3 है कि 4 है कि 5 है। अगर अथवा होता तो तथा का मतलब है पहला वाला भी होना, दूसरा वाला भी होना, मतलब पहले पर 2 का गुणज और तीसरे पर 3 का गुणज होना। खैर, कुल परिणाम आपके सामने 6 है। ठीक है, तो ये है आपके वांछित परिणाम। जिनकी संख्या 6 है, तो इनकी जो प्रायिकता है वो तो खत्म है। 6/36 दैट इज 1/6। तो यहां से 1/6 ऑप्शन नंबर ग में है, जो कि करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। गणित का प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है, जिसकी उनको हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 है। प्रश्न हल हो जाने की संभाविता क्या है? मतलब ऐसा है कि प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 विद्यार्थी हैं, ए, बी और सी। विद्यार्थी ए की प्रायिकता है कि वो सॉल्व कर देगा 1/3, बी की प्रायिकता 1/4, सी की प्रायिकता 1/5। तो प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब या तो ए कर दे चलेगा, या तो बी कर दे चलेगा, या सी कर दे चलेगा। अगर ए और बी दोनों कर देंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो भी चलेगा। अगर बी और सी दोनों कर देंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अगर ए और सी दोनों कर देंगे तो भी चलेगा। अगर तीनों कर देंगे तो भी चलेगा। प्रश्न तो हल हुआ। तो यहां तो बहुत सारे केस हो गए, है ना। अपन मान लेते हैं कि ए बी सी 3 विद्यार्थी है। ठीक है, अगर एबीसी 3 विद्यार्थी हैं तो मैं 3 चीजें परिभाषित करता हूं। पी ए मतलब ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। ठीक है, और वहीं पर मैं पी बी परिभाषित करता हूं कि बी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, और उसके बाद में पीसी परिभाषित करता हूं, जिसका मतलब है सी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। तो आपको ये 3 चीजें दी है कि पी ए जो है वो 1/3 है, पी बी जो है वो 1/4 है, और पी सी जो है वो 1/5 है। ओके, अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायिकता किसकी है कि प्रश्न हल कर देगा? सी की, ए की? ए की, क्योंकि ए की प्रायिकता 1/3। 1/3 का मतलब 0.33 है। 1/5 का मतलब 0.2, 0.33 0.2 से बड़ा होता है। या ऐसे भी देख लो कि 1 के 3 टुकड़े करोगे और 1 के 5 टुकड़े करोगे, बड़ा कौन? 1 के 3 टुकड़े वाला। तो 1 की प्रायिकता ज्यादा है। अब प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता आप कैसे निकाल सकते हैं कि ये हल कर दे ये दोनों ना करे, या फिर ये हल कर दे ये दोनों ना करे? बहुत सारे केस हैं। तो इस चीज को पता है, ये सवाल क्या है कि प्रश्न को कम से कम 1 के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है? क्योंकि 1 हल कर देगा तो प्रश्न हल हो जाएगा। कम से कम 1 के अलावा 2 हल कर दे, ए और बी हल कर दे तो भी चलेगा, या तीनों हल कर दे तो भी चलेगा। तो आपसे जो पूछा है वो ये प्रायिकता कि प्रश्न हल हो, प्रश्न हल
हो, इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस इस बात की प्रायिकता कि प्रश्न हल ना हो। समझ रहे हो? इस बात की प्रायिकता कि प्रश्न हल ना हो को 1 में से घटा दो। अब प्रश्न हल कब नहीं होगा? प्रश्न हल तब नहीं होगा, यह निकाल रहे हैं अपन, इस बात की प्रायिकता कि प्रश्न हल ना हो। बराबर ए भी प्रश्न को हल ना कर पाए, सही बात है, बी भी हल ना कर पाए और सी भी हल ना कर पाए। पी ए बार बी बार सी बार का मतलब है ए नहीं, बी नहीं और सी नहीं। अगर मैं इसको लिखता हूं ए बार का मतलब है ए नहीं हल कर पाए। और ये निकालते कैसे पी ए बार? तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। तो ये कितना आ जाएगा यार? पी ए बार 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। वैसे ही पी बी बार कैसे निकालोगे? तो पी बी बार बराबर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। और ये पी सी बार, तो पी सी बार बराबर 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5। तो ए के हल ना करने की प्रायिकता 2/3, बी के हल ना करने की प्रायिकता 3/4, सी के हल ना करने की प्रायिकता 4/5। 3 से 3 गए, 4 से 4 गए, 2/5 आपका यहां पर जवाब होना चाहिए। और 1 में से 2/5 घटा दोगे तो 3/5 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 का। क्लियर है? बस तो इस तरह से प्रायिकता होती है समाप्त। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि हिंदी माध्यम का है, आप वहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। आप जाइए www.magnetbrains.com पर, वहां पर जाते ही आपको सीबीएसई हिंदी का चयन करना है, कक्षा 11वीं का, और उसमें गणित विषय का। इसके अलावा जो भी सारे विषय हैं वो भी आपको वहां दिख जाएंगे। आपको जो विषय पढ़ना है उस पर क्लिक करो, उस विषय पे क्लिक करते ही आपको उस विषय में जो पढ़ाया जा रहा है उस प्लेलिस्ट में जो है वो सब आपको दिखेगा कि गणित की एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। अब एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, इन चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर पे क्लिक किया, मान लीजिए आपने दूसरे चैप्टर पे क्लिक किया संबंध और फलन, उस पर क्लिक किया तो संबंध और फलन के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको मिलेंगे। वहां पर प्रश्नावली भी लिखी रहेगी, आपको देखना है 2.1 प्रश्नावली, 2.1 पे क्लिक किया, उसका सीधा वीडियो चलना शुरू हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। बाकी आपको करना क्या है, सीधी सीधी बात है, आपको पता है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को आपकी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सा एक काम करना होता है, इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।